अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल है, कैसे हैं? मेरी औरत कैसी है जो मुझे देख रही है? वैसे आपस की बात है अगर मैं यहाँ से आज के प्रोग्राम की शुरुआत करूँ तो कहते हैं ना कि औरत के बारे में जब भी बात करते हैं एक सॉफ्टनेस होती है आपके ध्यान में, आपके जहन में, क्योंकि जब आप पैदा होते हैं तो आपको एक औरत नज़र आती है आपकी माँ की शक्ल में। वो माँ जो आपकी केयर करती है, आपके लिए अपनी रातों की नींद बर्बाद करती है, आपको आपका अच्छा बुरा सब अपने ऊपर ले लेती है। सो एक कुर्बानी देने वाली, एक मोहब्बत देने वाली, एक प्यार देने वाली औरत। तो आपका एक इम्प्रेशन औरत के लिए बनता है। उस सबसे पहली औरत आपकी ज़िंदगी में आपकी माँ से। फिर अगर आप अपनी बड़ी बहन को ले लें तो आपकी बड़ी बहन माँ जैसी छवि उसमें होती है, वो आपकी उसी तरह केयर करती है। आपकी छोटी बहन की वजह से आपके घर में लाइवलीनेस होती है, और उस होती तो वो छोटी है लेकिन वो अपनी छोटे होने के बावजूद भी केयर करना नहीं भूलती, स्पेशली अपने भाइयों के लिए, अपने बाप के लिए। आप थके हारे घर आते हैं, आपको ठंडे पानी का ग्लास फ़ौरन दौड़ के आपको पिलाने आती है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको औरत की और रिस्पेक्ट करने पर मजबूर कर देते हैं कि आपको एक औरत नज़र आ रही है, माँ, एक बड़ी बहन, एक छोटी बहन। फिर अगर आप देखें अपनी नानियाँ, दादियाँ जो घर में आपके बुज़ुर्ग होते हैं, उनके हाथ हमेशा आपकी दुआओं के लिए उठे रहते हैं, हमेशा आपका भला चाहती हैं। पढ़ के फूंकना, आपके बुरे वक्त में आपको तसल्ली देना, आपको कहानियाँ सिखाना, आपको अपने मज़हब के बारे में नॉलेज देना। तो आपने बचपन से लेके बड़े होने तक औरत के वो प्यारे प्यारे से रूप देखे होते हैं। लेकिन जैसे कहते हैं ना कि हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, किताब के दो रुख होते हैं, उसी तरह बड़ा दुख होता है ये कहने के लिए, या ये जुमला सुन के भी बड़ा दुख होता है कि वो प्यारी औरतें कभी कभार दूसरी औरत की दुश्मन भी हो सकती हैं। जिनके लिए आपने एक इमेज बनाया हुआ है, वो कभी कभार बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चढ़ के धोखा भी दे सकती हैं। औरत औरत की दुश्मन होती है, ये जुमला सुना होगा आपने, जब से आपको शऊर आया सुना आपने। लेकिन क्या ऐसा हकीकत में है? क्या ये हमारी गलत फहमी है? देखिए, शैतान तो है मौजूद, और वो शैतान है हमें भड़काने में आगे आगे। अब उस शैतान के भड़कावे में हम अपने ही घर में आग लगा देते हैं। औरत औरत की दुश्मन कैसे होती है, ये आज आप जब शो देखेंगे तो हमारी भी अक्ल हैरान रह गई सुनकर, क्योंकि हमने तो वही औरत देखी है अपने इर्द गिर्द जो हमेशा हमें यूं हाथों में उठाती रही है। चाहे वो मेरी बहन हो, अगर मैं अपनी बात करूं, चाहे वो मेरी माँ हो, चाहे वो मेरी सास हो, चाहे वो मेरी नंद हो, एक दूसरे की केयर करते हुए देखा है। छोटे मोटे झगड़े वो तो सब में होते हैं, लेकिन कोई बड़ी साजिश हमने नहीं अपने इर्द गिर्द होती देखी, लेकिन होती है। और उस होने का एहसास कब हुआ मुझे? इस शो को होस्ट करने में। बहुत सारे माशरे के वो चेहरे, माशरे की वो हकीकतें नज़र आईं जिनसे शायद हम कभी वाकिफ़ थे ही नहीं। आज देखिए और कोशिश करें कि आप अगर वो औरत हैं तो बदल दें अपने आप को, मत बने दूसरी औरत की दुश्मन। अगर आपकी सास ने आपके साथ जुल्म किया तो ज़रूरी नहीं कि आप अपनी बहू के साथ जुल्म करें। बहुत सारे लोग इन चीज़ों से सीख सकते हैं और ये सोच सकते हैं कि जो मेरे साथ हुआ मैं आगे वो नहीं होने दूंगी जनरेशन को। इस चक्कर को, इस सर्कल को रोकना पड़ेगा। आइए एक छोटे से ब्रेक के बाद साथ सर जोड़कर, अगर हम में वो बुराइयां नज़र आ रही हैं तो हम दूसरों को नहीं तो अपने आप को तो सुधार ही सकते हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो आज आपको माशरे की एक हकीकत से वाकिफ़ करवाने के लिए ये शो है, और शायद बहुत सारे लोग इस शो को देख के सुधर सकें और बहुत सारे लोग अपने रवैयों को बेहतर बना सकें।
और बहुत सारे लोगों को थोड़ी अक्ल और समझ आए कि ऐसी ख़वातीन का मुकाबला करना कैसे है। हमारे साथ आज जो पैनल मौजूद है, हमारे साथ रुबाब मसूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो? ठीक ठाक। ठाक। और दूसरी तरफ हमारे साथ बीना चौधरी हैं। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम कैसी हैं आप? अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर ज़ाहिर है हमें ज़रूरत है जो क्लिनिकल हेल्प की, बेसिकली कि वो अपने पढ़े लिखे दिमाग से कोई ना कोई हेल्प कर सके हमारी ख़वातीन की। तो अतिया फ़रीद हमारे साथ हैं जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? थैंक यू सो मच फॉर द ठीक-ठाक। इनविटेशन। ये क्या हो गया, हम सारे एक ही फैमिली के कलर पेन हैं, बड़ा कोऑर्डिनेटेड लग रहा है आज का शो। अच्छा, इससे पहले कि मैं चलूँ अपनी मेरी जो आलिया यहाँ बैठी हैं वो उस तरफ, हम पहले ज़रा अपने हिसाब से औरत की डिस्क्रिप्शन देना चाहें जो हमारी ज़िंदगियों की में औरतें मौजूद हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं अपने आप से शुरू करती हूँ, मैंने अपनी अम्मी को देखा कि वो एक स्ट्रॉन्ग औरत रहीं, वो हमेशा औरतों के प्रोग्राम करती रहीं, औरतों का साथ देती रहीं, कोई भी उनको कमज़ोर औरत नज़र आती थी वो उसके साथ खड़ी हो जाती थी। सो उन्हीं को की देखा देखी मुझे भी ऐसे ही है कि मैं, अगर मुझे कोई बस औरत आके कह दे उस फलाने ने मुझे ऐसा किया, मैं तो चाहे मेरे अंदर हिम्मत होगी नहीं होगी, मैं फ़ौरन अपनी आस्तीनें चढ़ा लेती हूँ। वो चीज़ मैंने शायद अपने घर में देखी, तो हमेशा औरतों की हेल्प करने के लिए मुझे उनकी हेल्प करने में मुझे एक लज्जत आती है, एक मज़ा आता है। और मतलब कोशिश करती हूँ कि जो मेरे घर में औरतें, जैसे मेरी भाभी है या मेरी नंद है या मेरी सास है, तो मैं वो कमोलिका ना बनूं कभी भी, वो सॉफ्टनेस बरकरार रखूं। लेकिन कोमोलिका किसी ना किसी घर में ज़रूर होती है। हाँ, और वो हर ख़ानदान में हर ख़ानदान में होती है और वो इस ताक में रहती है कि कोई मौका मिले और वो अपना काम दिखाए। और कभी कभी मौके मिल भी जाते हैं बदकिस्मती से ऐसे लोगों को, और फिर वो अपना हाथ साफ कर लेते हैं। जो उन्होंने बरसों पुरानी उनकी ख्वाहिशात होती हैं वो पूरी भी हो जाती हैं। तो आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है, जो आपके इर्द गिर्द औरतें हैं, आप उनको क्या डिस्क्राइब करेंगी? मेरे इर्द गिर्द बहुत सारी अच्छी ख़वातीन भी हैं जिन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया, मेरी कामयाबी में खुश हुई। और बहुत सारी ख़वातीन ऐसी भी हैं जो मेरी कामयाबी में बहुत जली भी, और उन्होंने सारी ज़िंदगी टांग खींचने की कोशिश भी की, किसी ना किसी तरह खींचती रहीं। और आई फील के उसमें एक दो कामयाब भी हुई। और वो कामयाब तब होती हैं जब आप रिलैक्स हो जाते हैं, आप सोचते हैं कि नहीं यार, अब तो मैं ज़िंदगी के इस हिस्से में हूँ, अब तो कोई ऐसा कुछ जब नहीं आप हो सकता। डिनाइल में चले जाए, नहीं हमारे साथ तो ऐसा कोई ऐसा अब नहीं कर हो ही नहीं सकता, सकता, अब नहीं हो ही नहीं सकता। आप शादी के शुरू के दिनों में बड़े केयरफुल चल रहे होते हैं, कोई ऐसी चीज़ ना हो जाए। आप हर चीज़ को नाप तोल के परख के आप रिश्तों को उस तरह से लेके चल रहे होते हैं कि कोई चीज़ मिसहैप नहीं हो जाए मेरे साथ। लेकिन जब आप शादी के 25 साल हो जाते हैं तो फिर आप बहुत ईजी चिल हो जाते हैं कि अब तो सब सेटल है। जिनके दिल में मेरे लिए कोई दूरत भी थी तो मे भी वो कहीं ख़त्म हो गई है वक्त के साथ। जाती है, और मुझे हो भी लगता है। जाती है। आप जब एक साथ रहते हैं, मोहब्बतें शुरू में बड़ी होती हैं आपकी, हल्की हल्की सी लड़ाई झगड़े या गलत फहमियाँ वो वक्त के साथ। हाँ, वो मुझे लगता है कि आप नए घर में आते हैं, आपको भी समझने में टाइम लगता है, उस घर के लोगों को भी आपको समझने में टाइम लगता है। तो वक्त के साथ साथ मोहब्बतें डेवलप हो जाती हैं। मगर कहीं और दुश्मनियां शुरू हो जाती हैं फिर तो आई थिंक मुझे वहाँ ख़त्म होती हैं, आप वहाँ से निकलते हैं और आप कहीं और फंस जाते मुझे हैं। लगता है कि अगर आप एक दीवार के साथ रहते हैं ना, वो आपसे बात नहीं करती, लेकिन आपको उससे भी मोहब्बत हो जाती है। तो आपके इर्द गिर्द कुछ रिश्ते ऐसे भी होती हैं जो आपको चुभते हैं, काटते हैं, लेकिन आपको उनसे भी मोहब्बत हो जाती है। आप उनको खोना नहीं चाहते, आप उनको तकलीफ में देखना नहीं चाहते। लेकिन कुछ लोग फितरतन ऐसे होते हैं, कांटे होते हैं, वो कहते हैं हम तो चुभेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, और वो चुभ के रहते हैं। मतलब हर एरिया में आपको एक मौजूलिका मिलेगी ना। लेकिन निदा, बात तुमने इतनी प्यारी शुरू की थी कि आप अपने घर से जो एक पर्सनालिटी है ना, कि औरत का रूप आप किस तरह से देख रहे होते हैं। तो औरत का रूप तो वही है ना कि जो हमारा जो फर्स्ट कनेक्शन है अपनी माँ से, पहला तो औरत का रूप एक वही है। तो औरत मेरे ख्याल में हम सब की पर्सनल डेफिनेशन में, चूँकि माँ ही का पहला वो एक इंटरेक्शन है हमारे साथ, तो माँ कितना एक नर्चरेंस की बॉडी है ना, कितना बंडल ऑफ लव है, एंड सच अ पावरफुल पर्सनालिटी। मतलब माँ है, वो आपके लिए लड़ेगी भी, झगड़ेगी भी, आपको प्रोटेक्ट भी करेगी, आपको प्रोवाइड भी करेगी, आपको मोहब्बत भी देगी, आपको अनकंडीशनल केयर भी देगी।
मतलब अ बंडल ऑफ सो मेनी एलिमेंट्स टुगेदर मेक्स अ वुमन। हाँ, अच्छा अभी तो मैं आप सब लोगों से आपकी पर्सनल डेफिनेशन औरत को लेके पूछ रही हूँ, तो अब आप तुम बताओ। मेरा ये था कि मेरी भी अम्मी की पर्सनालिटी बड़ी स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। बट मैं ना मे बी शायद मेरी शादी इतनी जल्दी यंग एज में हो गई थी कि मैं डरपोक थी पहले, बहुत डरपोक थी। कोई कुछ भी कह देता था ना, मैं रोने लग जाती थी, कोने में बैठ जाती थी और बहुत डर जाती थी। वक्त के साथ साथ जब एज बढ़ती गई ना, फिर मैं स्ट्रॉन्ग होती गई। अब माशाल्लाह इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई हूँ कि मैं अपनी दोस्तों के लिए, रिश्तेदारों के लिए खड़ी होती हूँ और मैं स्टैंड लेती हूँ कि नहीं, ये नहीं, यूँ नहीं, ऐसे होगा। हाँ, तो वो एक वक्त ऐसा भी था जबकि मैंने अपने घर में अपनी नानी को भी, अपनी अम्मी को भी बड़ा स्ट्रॉन्ग देखा, बट मैं कमज़ोर थी उस टाइम पे, बहुत ज़्यादा वीक थी, मुझे ऐसा लगता था। फिर वक्त ने बहुत कुछ, जब ठुड्डे लाते मुक्के जब पड़े, तो फिर आप सीख ही जाते हैं ना, बहुत कुछ सिखा देता है सिखा आपको। देता है वक्त। और ख़ास तौर पे अगर आपकी माँ बहादुर है तो बच्चा खुद ब खुद बहादुर है। बिल्कुल। हाँ, तो फिर वो एक एकदम से चेंज आया लाइफ के अंदर और सीखा, बहुत कुछ लोगों से सीखा। बट मैं ये कहती हूँ कि वो चीज़, जो रेस है ना, वो ख़त्म नहीं होती। वो आपको किसी इस एज में भी जाके आप किसी और से फेस कर रहे होते हैं। वो बेशक आप अपनी फैमिली को सेटल कर लेंगे, अपने इन-लॉज को सेटल कर लेंगे, मगर कहीं ना कहीं और आप वो कहीं फेस और कर रहे दुश्मन होंगे, निकल कुछ और आएगा। दुश्मनी निकल रही होगी, कोई आपके पीछे और कोई हरकत कर रहा होगा। ये चीज़ रुकती नहीं है। आपको हैंडल कैसे करनी है, ये आपने देखना है कि इसका आप मतलब ये कैसे। बात बिल्कुल दुरुस्त है कि औरत ही औरत की दुश्मन है। बिल्कुल दुश्मन बिल्कुल, है। मेरा 100% हस्बैंड ये मुझे कहता है कि तुम लोग औरतें ही औरतों आपस की दुश्मन हो, मर्द तो बिला वजह के बदनाम है। हाँ, कि ऐसे ही तुम है, लोग एक दूसरे में ही तुम लोग को एका नहीं है और हम मर्द को बदनाम कर देते हो। आप देखिए ना, औरत ही औरत का घर बर्बाद करती है, ऐसे ही है। औरत ही औरत का शौहर छीन के खुश होती है, औरत ही औरत का उसको भाई पता होता है कि वो मैरिड है, उसके बच्चे हैं, तो वो इसके शादी करने बावजूद के लिए अफेयर तैयार चलाएंगी। होती है और या अफेयर चलाने के लिए बावजूद स्ट्रेटजी अपनाएंगे कि इसकी बीवी से इसको किस तरह से दूर किया बिल्कुल, जाए, पूरी exactly। प्लानिंग होती है। तो ये औरत ही करती है। और दोस्तें आपस में आप लोगों ने कितना सुना होगा कि दोस्तें ही दोस्तों का घर खराब कर रही होती हैं, बेस्ट फ्रेंड्स खराब कर रही होती हैं, कि वो आपके मियाँ पे नज़र रखी हुई होती है या कुछ होता है। ये हकीकत है। अच्छा आपने तो सारी साइकोलॉजी पढ़ी है, तो औरत और मर्द की साइकोलॉजी अगर मैं बात करूं, तो क्या आपको इस तरह कंपैरिजन करके डिफरेंस नज़र आता है कि औरत की दुश्मन क्यों होती है, वजह क्या है? नहीं, एक तो ये बात है कि इनहेरेंटली दोनों डिफरेंट है ना, मर्द भी डिफरेंट है, औरत भी डिफरेंट है। और बायोलॉजिकल डिफरेंसेस इसलिए आ रहे होते हैं क्योंकि मर्द ज़्यादा लॉजिकल होता है, चाहे हम ये माने या ना माने। उसका जो हेमिस्फीयर्स की जो वर्किंग है वो रैशनलाइजेशन ज़्यादा कर रहा होता है, ज़्यादा लॉजिकल होता है, ज़्यादा अक्लमंद होता है। औरतें जो होती हैं वो ज़रा जज्बाती होती हैं, क्योंकि अल्लाह मियाँ ने हमें नर्चरेंस की बॉडी भी बनाया हुआ है ना, हमें केयर टेकर बनाया हुआ है कि हम इसीलिए मजबूत भी हैं कि हम बच्चा पैदा भी करती हैं, और नर्चरेंस है कि हम बच्चे को पाल पोस के मोहब्बत से बड़ा भी करते हैं। तो दोनों एलिमेंट्स हमारे आ रहे होते हैं। तो चूँकि हम ज़रा सा इमोशनल होते हैं, तो बायोलॉजिकली अभी मैं सिर्फ बात कर रही हूँ, कल्चरली तो अलग इम्पैक्ट्स आ रहे होते हैं। तो बायोलॉजिकली ये होता है कि हमारे अंदर जेलसी का फैक्टर, हसद का फैक्टर, बुग़्ज़ का फैक्टर, गोइंग टूवर्ड्स के नफ़रत का फैक्टर भी बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए क्योंकि हम इमोशनल ज़्यादा होते हैं। Yes, तो जब इमोशन में अच्छी वाली सारी लवाजमात है तो तो नेगेटिव वो भी अच्छा है। है, हाँ। और जहाँ पे नेगेटिव हो रहा है, जहाँ पे इमोशनल डिसरेगुलेशन की बात आ रही है, हाँ। तो फिर हम बहुत नेगेटिवली जो है वो लोगों को, जाहिर सी बात है औरतों की अभी सिर्फ स्पेसिफिकली बात हो रही है, तो हम फिर औरतों के साथ ही, बजाय ये कि हम उनसे रिलेट करें कि यार ये भी उसी तकलीफ से गुजर रही है जिससे मैं गुजरी रही हूँ, और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग को, तो एग्जैक्टली उसका ऑपोजिट होने लगता है। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा आलिया, यहाँ आलिया नाम है ना आपका, आलिया कुछ इसी तरह की कहानी हमसे शेयर करेंगी जो उनकी पर्सनल एक्सपीरियंस है। जी आलिया। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं जिस रिश्ते के बारे में बात करूँगी ना, वो यूजुअली ऐसा होता है कि जब कोई नहीं हो आपके पास तो आप उसी पे ज़्यादा डिपेंड करते हैं, दोस्तों पे ज़्यादा डिपेंड करते हैं ना। मेरी एक फ्रेंड थी, बहुत अच्छी चाइल्डहुड फ्रेंड है, और अब तो खैर नहीं है, लेकिन ये कि बहुत ज़्यादा हमारा इंटरेक्शन था, इतना था कि हमें दोनों एक दूसरे के घर भी आना जाना, एक प्लेट में खाना, मतलब इतना हम लोगों का था। फिर कॉलेज भी साथ में रहा, यूनिवर्सिटीज़ भी साथ में रही। उसकी थोड़ी सी नेचर ऐसी थी, वो हमसे स्टेटस वाइज भी थोड़ा एक दो स्टेप ऊपर ही थी, तो उसमें थोड़ा सा एरोगेंस और वो था फील के सेल्फ सेंटर्ड थी, कि जैसे कोई अच्छी चीज़ है या कोई ए क्लास चीज़ है तो वो मैं ही डिज़र्व करती हूँ और किसी को उतना नहीं होता। बहरहाल यूनिवर्सिटी डेज़ में जो है मेरा एक प्रपोज़ल आया, बहुत अच्छा मतलब था, अब्रॉड में थे वो, और उन लोगों ने बहुत जल्दी पसंद किया, और उनका ये था कि बस हम निकाह करेंगे और उसके बाद हम बाकी के जो भी प्रोसेस है वो करते रहेंगे। अच्छा, ये बात जब उसको पता चली तो एक जो दोस्तों की एक्साइटमेंट होती है ना कि दोस्तों की शादी है, हम तो पागल हो जाते हैं कि एक दोस्त की शादी है। हाँ। उसका रिस्पॉन्स बहुत कोल्ड था, मतलब इतना उसने ज़्यादा कोई शो नहीं किया, अच्छा ठीक है, हाँ चलो देखते हैं, अभी तो टाइम है, इस तरह का। फिर बात डन हो गई, निकाह की डेट फाइनल हो गई, तो उसे 2-3 दिन पहले ढोलकी वगैरह का सीन था।
अम्मी ने भी काफ़ी उसको कहा, क्योंकि बेस्ट फ्रेंड थी कि भाई आओ जाओ तुम लोग थोड़ा शॉपिंग वगैरह जो है वो अपनी देख लो, तो उसने इतना रिस्पॉन्स शो नहीं किया। तो मेरी बहन ने भी नोटिस किया, मैंने कहा नहीं ये उसकी नेचर ही ऐसी है, हो सकता है। खैर फिर ढोलकी जिस दिन थी उस दिन उनके घर की लेडीज़ थी, जो मेरे इन लॉज होने वाले थे उनकी लेडीज़ आई थी सब। तो जो उनकी छोटी बहन थी ना वो बहुत ज़्यादा फ्रैंक और सबसे बहुत मिलने जुलने वाली थी। तो उस दिन उसका फॉर्मली जो है ना इंटरेक्शन हुआ उन लोगों से, और जो छोटी बहन है उससे बहुत अच्छी उसकी दोस्ती हो गई, इतनी ज़्यादा अच्छी हो गई कि वो मैं खुद और मेरी बहन भी ये फ़ील कर रहे थे कि वो हमसे ज़्यादा उनमें इन्वॉल्व थी। नंबर भी एक्सचेंज हो गए, सब बातचीत वगैरह उनकी बहुत अच्छी रही। बहरहाल जिस दिन जैसे एक दिन पहले ढोलकी वगैरह थी, नेक्स्ट डे उन्होंने मेहंदी वगैरह की रस्म रखी थी। उस दिन वो लोग आए जब इन लॉज वगैरह, तो उनका रिस्पॉन्स बहुत कोल्ड था। मतलब जो एक्साइटमेंट वो पहले शो कर रहे थे कि बहुत मोहब्बत से हर चीज़ लाना वो नहीं था। मेरी सास वगैरह वो भी बस हाँ ठीक है, हाँ अच्छा है, इस तरह से वो कर रही थी। सबने फ़ील किया, तो सबने यही सोचा हो सकता है जल्दी की वजह से है कि वो नहीं इतनी प्रिपरेशन कर पाए। बहरहाल नेक्स्ट डे जो है ना, जिस दिन निकाह से एक दिन पहले उन जिनके रेफरेंस से वो आया था प्रपोज़ल, उनका फ़ोन आया सुबह, अम्मी से बात करी तो अम्मी बहुत परेशान हो गई, रोने लगी। और अम्मी किसी को बता भी नहीं रही थी कि क्या बात हुई है क्या नहीं हुई है। अब्बू ने भी बहुत पूछा, सब ने नहीं बताया उन्होंने। खैर शाम में उनकी तरफ से 2-3 लोग आए, उनके वालिद भी आए और वो सारा सामान वापस लेकर आ गए। हाँ? कहने लगे कि आपको जो बेटी को हमने दिया है ना वो आप गिफ्ट के तौर पे रख लें और हमें नहीं चाहिए और हम रिश्ता नहीं कर सकते। तो बाबा बहुत परेशान हुए। बाबा कहेंगे ऐसी अचानक क्या बात हो गई, कल तक तो सब सही था आप हमें बताएं, कोई कन्फ्यूजन है क्लियर करें। तो कहने लगे नहीं, हमें बहुत करीबी रिसोर्स से पता चला है, जब आपकी बेटी राज़ी नहीं थी तो आपने क्यों की है ज़बरदस्ती। और कल को जब वो किसी के साथ भागने का प्लान कर रही थी, अगर वो निकाह के बाद चली जाती तो फिर तो आपके साथ साथ हमारी भी इज्जत पे बात आ जाती, फिर हम क्या करते। तो बाबा बहुत हैरान हुए। बाबा ने समझाने की बहुत कोशिश की कि ऐसी कोई बात नहीं है, आपको गलत फहमी हुई। कहने लगे नहीं, इनकी दोस्त ने बताया, बहुत करीबी दोस्त ने बताया, तो डेफिनेटली वो एक ही हमारी फ्रेंड थी मेरी ऐसी। खैर वो लोग तो चले गए, वो किसी तौर पे राज़ी नहीं थे बात को कंटिन्यू करने। फिर मम्मा ने भी बोला कि रहने दें, हो भी जाएगा तो वो एक दिल में बात रह जाएगी, उनके बात ख़त्म हो गई। फिर अब बाबा ने मुझसे भी पूछा, मैंने बोला ऐसी कोई बात नहीं है, और हमारे बाबा इतने हमसे फ्रैंक थे, उन्होंने हमें ये दिया था कि अगर आप किसी को पसंद करते हैं, कुछ है तो आप हमें बताएं। खैर बात नहीं हुई तो बाबा ने कहा अच्छा उसको बुलाओ। अम्मी ने बोला डायरेक्ट बुलाएंगे तो वो डेफिनेटली नहीं होगी। मैंने उससे बुलाया, कॉल की, मैंने कहा यार वो मेहंदी के लिए जाना है, तुम चलोगी मेरे साथ। तो कहने लगी अच्छा लगवानी है मेहंदी, मतलब वो एक डाउट में थी कि अच्छा अभी भी कंटिन्यू हो रहा है। खैर वो आ गई। जब वो आई तो फिर मम्मा ने भी पूछा, हमने भी, बाबा ने भी उससे पूछा, तो वो उसको कोई शर्मिंदगी नहीं थी। शी वाज सेइंग कि मैंने तो आप लोगों के साथ भलाई की है और आपको नहीं पता, अब यूनिवर्सिटी में फ्रेंड्स साथ में होते हैं तो गैदरिंग होती है। उसने हमारे क्लासमेट का एक XYZ उसने नाम लिया और कहने लगी उसने तो मुझे खुद बताया कि इसकी और उसकी तो पूरी सेटिंग चल रही थी, और अगर आप लोग इसकी ज़बरदस्ती शादी कर देते, इन लोगों ने तो घर से जाने का प्रोग्राम किया हुआ था। ओह माय गॉड, मतलब कॉन्फिडेंस लेवल देखिए उसको- उस लड़की का। उसको मैं कह रही हूँ, जेलसी और हसद। हाँ, उसने कहा मैं तो आपके साथ भलाई करी है कि आप लोगों की इज्जत बाद में परेशानी होती। तो बाबा तो बहुत डाउट वो हो गए। खैर वो तो चली गई, उसको तो कोई शर्मिंदगी नहीं थी। मम्मा तो बिल्कुल ही शौक में हो गया, वो मेरी बात पे यकीन ही नहीं करने तैयार थी। बहरहाल जैसे तैसे वो टाइम तो गुजरा, और उसके बाद बस मम्मा का ये हो गया कि बस जो भी पहला रिश्ता आएगा वो मुझे करना है। फिर किसी और रेफरेंस से एक रिश्ता आया। मैं माइक्रोबायोलॉजी में मास्टर्स कर रही थी, आगे मेरा और उसमें MPhil वगैरह करने का प्रोग्राम था। लेकिन जो प्रपोज़ल आया ही वॉज जस्ट इंटर, और वो अपना एक फैमिली शॉप थी वो चलाते थे, और हमारी क्लास के हिसाब से भी बहुत वो थे। लेकिन बस मम्मा ने आओ देखा ना था, उन्होंने बाबा की भी नहीं सुनी। उन्होंने बोला नहीं कर दो, अब यहाँ पे भी नहीं होगी तो कहीं नहीं होगी, इतनी बदनामी हो चुकी है, और अब वो सच बोल रही है नहीं बोल रही है आपको क्या पता, और कल को अगर कुछ हो माँ जाए- भी नहीं बिलीव Like, कर रही उन्होंने भी होगी। बिलीव नहीं किया। और अब 5 साल हो गए हैं शादी होके, काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई हैं, अच्छे हैं ससुराल वाले भी, हस्बैंड भी, लेकिन वो जो मेरा एक एम और एक लाइफ थी ना, समझो वो बिल्कुल टोटली डाइवर्ट हो गई कि कहाँ से कहाँ चली गई। दिस इज़ सो सैड। और देखो ये हम लोग ये समझते हैं कि सिर्फ फिल्मों और ड्रामों की कहानी है, जबकि ये रियल लाइफ में ये चीज़ें हो रही होती हैं। किसी एक के हसद और जलन की वजह से और वो भी अगले आपकी की पूरी जिंदगी इतनी खराब है। करीबी दोस्त। करते हैं, मेजोरिटी होता ही यही है कि जो आपका बहुत मेन अंदर का बंदा होता है ना, वही आपके घर को तबाह करने पे। और निदा आपको सबसे ज्यादा नुकसान ही आपका करीबी पहुंचाता है, आपको पता ही नहीं होता। वो आस्तीन क्या का सांप करें, बन के लेकिन ये काटता है। यंग बच्चियाँ ये क्या करें, दोस्तों पर कितना भरोसा करें। अच्छा आलिया देखो यहाँ पे तो एक ये बात आ रही है ना कि ये खाली दोस्त नहीं है ना, ये वो वाला सांप है जिसको आपने खुद दूध पिलाकर ना अपने आस्तीन में पाल रहे थे, एंड यू नेवर न्यू कि वो अंदर ही अंदर आपको डस रहा है। अब इसकी गेम प्लानिंग देखो कितनी ही ज़बरदस्त थी ना, इतनी इंटेलिजेंट, क्रिमिनल इंटेलिजेंस के साथ आ रही है। ऐसे ही नार्सिसिस्टिक लोग भी होते हैं ना कि वो पहले आपके ट्रस्ट को ले लेते हैं
और जब आपका फुल ट्रस्ट उन पे होता है और आप जब बोलना शुरू हो जाते हैं कि यार ये मेरी इतनी क्लोज़ फ्रेंड है या मेरी इससे बहुत ज़्यादा एसोसिएशन है, फिर जब आपका कोई इवेंट होता है शादी ब्याह का या कोई बात पक्की हो रही है तो उनसे हज़म नहीं होता। एक इसलिए नहीं होता क्योंकि एज़ यू सेड कि शायद उनके अंदर हसद और जेलसी होगी, या दूसरा ये होता है कि यार मेरा पावर कंट्रोल ख़त्म हो जाएगा, अभी तक तो ये मेरी दोस्त थी, मेरी ग़ुलाम थी, अब ये मुझसे कैसे हट कर जा रही है। उसने गेमिंग कैसी की कि उसने वहाँ पे भी दोस्ती की, उनका ट्रस्ट जीता, और सोचो कितनी गेमिंग की होगी कि एक रात में ही ट्रस्ट जीत लिया, आपके बारे में उल्टी सीधी खबर पहुंचाई। अच्छा, अब आपका तो ब्रेकअप हो गया, वो रिश्ता ख़त्म हो गया, लेकिन आपके ही घर में आके आपको ही गैसलाइट करके और आपको ही विलन बनाकर और ख़ुद वहाँ से भी हीरोइन बन के निकल गई। इतनी चालाक है तो ये तो यार। नार्सिसिज्म है, और नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स अब अगर तुम गौर करोगी तो तुम्हें शुरू से नज़र आ रहे होंगे। मे बी हम बस देखना नहीं चाहते, हम अपने उस रिश्ते पे ट्रस्ट करते हैं बिल्कुल सही कि यार दोस्त है हमारी, हमें बहुत मोहब्बत और नज़र आ रहा होता है, लेकिन हम देखना नहीं चाहते। वो आपके क्लास में भी आपसे हसद चल रहा होगा, बिल्कुल, आपको बिल्कुल। और टीचर्स आपको के पता सामने होता है, let down आपको कर रही पता होंगी। होता है, इट्स जस्ट दैट यू चूज नॉट टू सी इट। 100% एग्री। उफ यार, बहुत दुख हुआ, लेकिन बस शायद तुम्हारी इसी में कुछ भलाई छुपी हुई है अल्लाह की तरफ से, जो तुम्हें शायद कुछ अरसे बाद नज़र आएगी। तो तुम वो जो नहीं होने वाली चीज़ थी उस पर दुख नहीं करो, बेशक चाहे वो वो- कोई भी बहाना बना हो। अगर शायद उसमें बेहतरी ना होती, होने के बाद भी कुछ खराबी हो सकती थी कि इन लॉज, देखो ना इन लॉज ने कितना ट्रस्ट किया उस बंदी पे, तो इसका मतलब वो ठीक इन लोग थे ही नहीं कि जो उसने उस मतलब बंदी वो पे already ट्रस्ट किया। कच्चे थे। वो बाद में पता नहीं क्या करते क्या अगर तुम्हारी वहाँ करते। से शादी हो जाती तो। उसके बाद मेरी कोई फ्रेंड भी नहीं बनी, क्योंकि वो एक ट्रस्ट फैक्टर वो खत्म भी हो गया वो लोग भी क्या करते तुम्हारी अगर वहाँ शादी हो नहीं जाती, कर सकते किसी पे। वो अल्लाह तो बेहतर करता है, आगे बेहतरी ही कभी होती कभी है हम बहुत इंसान को। परेशान होते हैं कि ये चीज़ हमारे हाथ से चली गई, लेकिन वो अल्लाह ने बहुत बेहतर करने के लिए आपके अब हर चीज़ से लड़ सकते हैं, मेरे ख्याल में तकदीर से नहीं लड़ सकते। बिल्कुल बेशक। ये तो है, बस ये है थोड़ा लड़कियों को ना मयाना रवि रखनी चाहिए, स्पेशली दोस्तों से इतना ज़्यादा उनको घर में नहीं घुसाना चाहिए। मेरा एक्सपीरियंस ज़िंदगी का ये कहता है, पता नहीं कैसे मेरे अंदर ही आया है। मेरी दोस्तें बहुत हैं, लेकिन जो मेरी बेस्ट फ्रेंड्स हैं वो मेरी बहनें हैं। हाँ, मेरा ब्लड रिलेशन, मेरी बिल्कुल, बहनें बिल्कुल, हैं, बिल्कुल। मैं उनसे ही हर चीज़ शेयर करती निदा हूँ। तुम्हारा ना प्लस पॉइंट ये है कि तुम्हारी जैसा बहनें हैं माशाल्लाह ना, तो जिनकी नहीं है तो वो दोस्तों में ढूंढते हैं वो बहनें कि यार ये मेरी बहन है, दोस्त को बना लेते हैं, ये मेरी बड़ी बहन यार है, ये मैं ये मेरी कहती वो हूँ, बहन पता है। नहीं लोग अपनी माँ को अपनी दोस्त क्यों नहीं बनाते। नहीं बनती कुछ माएँ भी, दोस्त नहीं बनती, वो बोल तो रही है माँ ने भी ट्रस्ट नहीं किया ना। तुम देखो ना कि किस तरीके से रिलेशनशिप्स हैं लोगों के, कि एक माँ ने ही बच्ची पे ट्रस्ट नहीं किया और उसने बोला क्या पता अदरवाइज जी, सबसे ज्यादा माँ करीब होती है। माँ वही करीब ना। होती है ना। बच्चे की आपकी रग बहन रग से नहीं वाकिफ होती है। जैसे आपकी बेटी सिर्फ एक है, तो वो आपकी कितनी पक्की दोस्त है। हर हाँ, बात मुझसे शेयर करती हाँ, है, हर तो बात। हमें- बेटे आजकल तो हम बेटों को भी ऐसे पालते हमें हैं कि वो बेटियों को शेयर ऐसा करें। कंफर्ट लेवल एज माँ देना पड़ेगा। और आपको कि भरोसा भाई हम करना हैं पड़ेगा। तुम्हारे लिए। एग्जैक्टली, और बेटियों पे भरोसा वो कनेक्शन में सबसे बहुत इम्पोर्टेंट जरूरी है है। कि आपको भरोसा करना है। बिल्कुल। बेटी है या बेटा है, हम उनको यही दोनों बोलते ही हैं ना, कि दोनों के बेटा साथ। गलतियां बेटी को इंसानों से सब होती हैं, परवरिश दी हुई है। सपोज अगर कोई गलती हो भी जाए तो फौरन बताना है। एक ब्रेक के Finally। बाद हम वापस आते हैं, देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हालांकि मैं नहीं चाह रही ये कहना, लेकिन बार बार यही कहना पड़ता है कि हमने बहुत पढ़ा है, बड़ा सुना है, औरत औरत की दुश्मन है। और इस शो पे अलग अलग लोगों से मिलने के बाद मुझे इस बात पर यकीन आ गया कि वाकई औरत औरत की दुश्मन है। जो एक सॉफ्ट, एक प्यारा सा इमेज, काइंडनेस कहते हैं ना, वो मूरत, एक रहम की मूरत और काइंडनेस जो है वो मिसालें दी जाती हैं। और वैसे भी औरत कहते हैं थोड़ा काइंड होती है। अक्सर आप अब्बू जो है उनसे डर कर अम्मी के पास जाते कि प्लीज़ अब्बू से कहीं इजाज़त दे दें। आपने तो हमेशा काइंडनेस ही देखी है, लेकिन यहाँ हमें औरत के अलग अलग साजिशी रूप देखने का मौका मिल रहा है। हमारे पास बैठी हैं एनी, आपका नाम है ना जी। तो एनी जो है वो अक्सर छोटे मोटे कैरेक्टर्स भी करी होती हैं ड्रामों में। आपके साथ भी ड्रामे किए हैं, के साथ है ना? तो एनी क्या हमसे डिस्कस करेंगी? मैं यही औरत के बारे में ही बताऊंगी कि मेरी जो दुश्मन रही वो मेरी सास और सौतन रही। ओहो, सौतन। जी सौतन। सौतन तो चलो समझ आती है, सास क्यों? सास इस वजह से रही क्योंकि मेरी शादी हुई, अरेंज मैरिज हुई। मेरी सास ने मुझे पसंद किया, उन्हीं की पसंद थी मैं, उन्होंने मुझे पसंद किया। 1 महीने में शादी हो गई, हम अपने घर आ गए, ससुराल आ गई मैं। बहुत अच्छे से रह रहे थे हम 4 साल, बहुत अच्छी ज़िंदगी हमारी गुजरी। माशाल्लाह से मेरे
4 बेबीज़ हुए, जिसमें से 2 जो है वो एक्सपायर हो गए, 2 माशाल्लाह से हैं। अच्छा। एक बेटा है और एक बेटी है। बेटा मेरा माशाल्लाह से 23 साल का है। अच्छा माशा उसको मैंने सेटल किया हुआ है, हाफिजुल कुरान है माशाल्लाह से, मस्जिद में इमाम भी है वो। अच्छा ज़बरदस्त। बेटी जो है वो मेरी मीडिया फील्ड से ही है और शौक़ था उसको मीडिया में, और फिर उसकी शादी कर दी अभी कुछ 8 महीने पहले मैंने उसकी रुखसती करी है माशाल्लाह से। उसके बाद जो है, खैर मैं अपनी शादी की बात आपको बता रही थी कि मेरे साथ जो जुल्म किया गया वो मेरी सबसे बड़ी सास और सौतन ने किया। मैं अपने एक रिलेटिव की शादी में आई हुई थी, कोई 4 साल बाद, शादी के मेरे 4 साल बाद मेरे हस्बैंड ने शादी करी है। क्या रीज़न था वो आज तक नहीं पता चला। डाइवोर्स हुए हुए 17 साल हो गए, लेकिन आज तक पता नहीं चला वो रीज़न क्या था दूसरी शादी करने का। या शायद वो रिश्ते थे इस वजह से, क्योंकि वो उनकी सगे मामू की बेटी थी। तो आपकी सास के साथ आपकी कब प्रॉब्लम्स शुरू हुई? मेरी सास के साथ मेरी प्रॉब्लम्स इतनी शुरू नहीं हुई थी, लेकिन मुझे प्रॉब्लम्स वहाँ से शुरू हुई जब मैं शादी अटेंड करके घर आई हूँ। तो मेरी जो शिफ्टिंग, मतलब मेरा जो रूम है वो शिफ्ट हुआ हुआ था नीचे पोर्शन में, और मुझे ये कहा गया कि ऊपर गैस टाइम है, आप ऊपर नहीं जा सकते। हमारे रास्ता जो है वो 2 तरफ से था, एक बाहर की तरफ से था, एक अंदर की तरफ से था। तो अंदर जो है वो पैक कर दिया गया था, उस मकसद एक हफ्ते के अंदर अंदर उसको पैक कर दिया गया था, ये बोलकर के ऊपर गैस टाइम। और आप कहीं शादी अटेंड करने के लिए मैं कराची से आई, कहीं बाहर नहीं, गई? मैं कराची आई हुई थी, मैं आप कहाँ हैदराबाद में रहती थी। अच्छा, आप हैदराबाद में रहती थी, और आप अपनी रिश्तेदार की शादी अटेंड करने के लिए मैं कराची आई हुई थी। और बच्चे वगैरह सबको लेकर? उस लेकर वक्त कितने बच्चे थे? मेरे 2 बच्चे थे। अच्छा। तीसरी में प्रेग्नेंट थी, आ लास्ट बेबी प्रेग्नेंट थी मैं। तो मैं वापस गई हूँ शादी अटेंड करके, तो मेरी सास ने मुझे कहा कि आप जो है ना यहीं शिफ्ट हो जाओ। मैंने कहा मेरा ये सामान नीचे क्यों रखा हुआ है? तो उन्होंने कहा ऊपर गेस्ट आए हुए हैं, बस ये जो पहनने के कपड़े हैं तुम्हारे सिर्फ ये यहाँ रखे हुए हैं, बाकी सब कुछ ऊपर ही है। मैंने कहा ठीक है, एक मैट्रेस डला हुआ था बस सिर्फ। तो मैंने कहा ठीक है, क्योंकि उस वक्त इतनी अकल नहीं थी, 18 साल की एज में शादी हो गई, बेबी हो गया, कुछ अकल नहीं थी, तमीज़ नहीं थी उठने बैठने की, ना कुछ बात करने की कि किस तरह से बात की जाती है। फिर उसके बाद जो है वो, खैर मैंने 1 हफ्ते तक तो मैंने कुछ पूछा नहीं, कुछ कहा नहीं, क्योंकि यही सुनने में आ रहा था कि गेस्ट आए हुए हैं, गेस्ट आए हुए हैं, गेस्ट आए हुए हैं। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि मेरी जो सौतन है वो मतलब 1 महीना 1.5 महीना इस तरह से गुजर गया। 1.5 महीने बाद जो है वो हमारे घर में एक तकरीब रखी गई, क्योंकि मेरी सौतन प्रेग्नेंट हो गई थी। तो और आपको ये नहीं पता कि ऊपर सौतन है? ऊपर सौतन है, मुझे ये नहीं और पता। मियाँ आपसे नॉर्मल मिल रहे हैं? नॉर्मल मिल रहे हैं वो मुझसे, माय गॉड, नॉर्मल मिल रहे हैं। अच्छा, मैं उनसे बोल रही हूँ कि आपके कपड़े कहाँ हैं? ऊपर रखे हुए हैं। नॉर्मली वो तो आप बिल्कुल ऊपर गए भी नहीं, मैं ऊपर जाना अलाउ नहीं था। ऐसा ही और कह रही है ना, अलाउ कह रही है नहीं ना कि मैं 18 था। साल की थी, मेरी सास को मेरी सास ने मकसद इतनी भी मुझे इजाज़त नहीं दी हुई थी कि मैं ऊंची आवाज़ में बात कर सकूं। यानी कि जो महल्ले में औरतें मिलने के लिए आती हैं ना, कि आपके घर में सास बहू आई है, तो आपकी सास के पास आती हैं कि अपनी बहू की मुंह दिखाई दिखता रहो या अपनी बहू को दिखाओ। तो मेरी सास उस चीज़ के लिए भी जो है मुझे थोड़ा सा डरा के रखती थी। और मेरी नंदे भी इस तरह से रखती थी कि नहीं, बाहर नहीं, कि कोई अगर लेडीज़ भी आई है तो बाहर नहीं आइएगा, अंदर ही रहिएगा आप। इस तरह से जो ना वो एक हो जाता है इंसान, आप लोग समझ सकते हैं कि क्या हुआ है। 1-1.5 महीने बाद 1-1.5 महीने बाद फिर अरेंजमेंट का मुझे कहा गया, क्योंकि मैं कुकिंग बहुत अच्छी करती हूँ बकौल मेरी सास के। उन्होंने कहा कि इतना खाना बनाना है, इतने इतने लोग आ रहे हैं। मैंने कहा कौन आ रहा है? कि नहीं, मेरे मामू आ रहे हैं। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने खाना वाना बनाया। नीचे जब सब मेहमान आए हैं, उस दिन मुझे पता चला है कि मेरे हस्बैंड ने दूसरी शादी करी है मेरी बग़ैर इजाज़त के, और अपनी से 15 साल बड़ी उम्र की औरत से। ओह माय गॉड। वो उनकी मामू की और ये बेटी जो थी? गेस्ट थी ये बेगम ही थी, वो जो सौतन थी जो ऊपर रह रही थी? जी, वो सौतनी थी जो ऊपर रह रही थी। ओके। और ऐसा हो सकता है कि आपकी शादी से पहले उनका अफेयर हो उनसे? नहीं, उनका अफेयर तो नहीं था उनसे, लेकिन ये है कि उनकी जो छोटी बहन है ना, वो मेरे देवर से, मकसद वो मेरी देवरानी थी। अच्छा, जो छोटी बहन है, अच्छा, वो सिस्टर वक्त है, छोटी बहन जो है वो मेरी देवरानी है। अच्छा अच्छा। अब मुझे आई डोंट नो, आज तक नहीं पता चला मुझे कि इनका अफेयर था
इनका क्या था। 15 साल बड़ी ना, ये भी तो देखो इनको कैसे। वही कह रही हूँ ना, मुझसे कभी मेरी कभार ऐसा होता है ना कि इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो माएँ जो हैं वो कहती नहीं नहीं मैं अपने बेटे की शादी 15 साल बड़ी से नहीं करूंगी। उन्होंने अरेंज मैरिज इनसे कर दी फटाफट। ठीक है, फिर भी करनी तो पड़ी बाद में भी। बाद में करनी पड़ी क्योंकि बेटे ने तंग किया हो गया, जो भी है। लेकिन आप ये देखें कि सास जिसके साथ एक औरत आती है, रहती है, उसको माँ का दर्जा देती है, वो भी मिल गई साथ। फिर क्या हुआ? वो 1 साल तक मकसद उन्होंने मैंने बहुत कोशिश करी कि मैं उनके साथ रहूं, अच्छे से दोस्तों की तरह रहूं, और मैं क्योंकि जाहिर सी बात है सौतन के साथ मैं पढ़ी लिखी भी थी, ऐसा आपने नहीं कोई है reaction नहीं दिया, मैंने आपने मैंने कोई कोई लड़ी नहीं, रिएक्शन कोई नहीं दिया, आपने मैंने लड़ा कोई नहीं रिएक्शन नहीं दिया। इस वजह से नहीं दिया, एक तो मैं प्रेग्नेंट थी, ठीक है, दूसरा मैं 2 बच्चे, दो बच्चे, कहाँ बेटी थी जाती? मेरी, ठीक है। तीसरा पॉइंट ये था कि मेरी मदर ने सेकंड मैरिज करी हुई थी, मुझे अपने घर नहीं जाना था, प्लस कि मेरा भाई नहीं है, ठीक है ना। सब रास्ते तो रास्ते मेरे सारे बंद थे। नानी और मामू ने मिलकर, यानी कि नानी और मामू ने मिलकर मेरी शादी करी, तो मुझे किसी पे बोझ नहीं बनना था मुझे, इसलिए मुझे कोई रास्ता नज़र नहीं आया। फिर मैंने यही सोचा, मैंने कहा मैं रहूँगी आपके साथ, ठीक है, आपने शादी कर ली, कोई बात नहीं, मैंने आपको माफ़ किया, मैंने आपसे आप कोई गिला शिकवा नहीं करना। उसके बाद खैर हम मेरा रूम इधर था, उनका रूम उधर था बस। लेकिन मेरे हस्बैंड की एक आदत बहुत अच्छी थी, मैं अभी भी बोलती हूँ, उनके सामने भी ये बात मैं बोलूँगी कि वो कहते थे कि खाना एक ही प्लेट में खाना है, मैं अलग नहीं खाऊंगा, ना मैं तुम्हारे साथ अलग बैठ के खाऊंगा, ना मैं उसके साथ अलग बैठ के खाऊंगा, खाना हम एक ही प्लेट में खाएंगे, और एक टेबल पर। हाँ, एक ही टेबल पर एक ही प्लेट में खाना खाना है हम तीनों ने। चाहे वो मेरी मेरी सौतन, मैं, और ये रियल है बिल्कुल, ये मैं अपनी बिल्कुल पर्सनल आपको ये बता रही हूँ एक्सपीरियंस, कि मैंने ये चीज़ भी जो है ना कि एकदम बर्दाश्त करी है। बहरहाल फिर वो प्रेग्नेंट हो गई, तो मैंने बोला अब प्रेग्नेंट हो गई, अब मैं कुछ नहीं कर सकती, कोई हल नहीं है। लेकिन वो कहते हैं ना कि वो उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, क्योंकि जाहिर सी बात है जो फर्स्ट वाइफ होती है ना, आप सभी को पता होगा कि वो फर्स्ट वाइफ होती है, और बच्चे भी हैं, बच्चे भी हैं, प्लस फिर मेरे हस्बैंड हर बात मुझसे करना, फिर अचानक उनका एक्सीडेंट हो जाना, उनकी टांग टूट गई, उनकी पसली टूट गई, तो हर चीज़ मैं उनका कर रही, तो वो चीज़ ना उससे बर्दाश्त नहीं हो रही। फिर उसने, वो थोड़ी रिच है, आपको पता है कि जब पैसा होता है तो फिर सब कुछ हो जाता है। फिर बस वो पैसे की एक आ गई कि भाई पैसा है, पैसा खिलाओ, ये करो, यूँ करो, ऐसे करो। मेरे लिए कोई स्टेप उठाता नहीं था। मैं अगर अपने घर वालों नहीं से किया। बिल्कुल, मेरा बैकग्राउंड बिल्कुल भी, मुझे बैक पे कोई भी सपोर्ट नहीं करता था। तो मैंने सोच लिया था, मैंने कहा ठीक है, बस जैसी भी है यही ज़िंदगी है, क्योंकि मेरी बेटी है। मुझे अपनी मेरी मदर, मेरे पास एक्सपीरियंस था ना अपनी मदर का, कि मेरी मदर भी जॉब करती थी, हम भी एक अपनी नाना नानी के पास रहते थे। तो मैंने बोला नहीं, मुझे नहीं रहना है ऐसे ना, मैं ठीक है ऐसे ही रहूँगी, मैं बर्दाश्त कर लूँगी। फिर जब कैसे मैंने आपने बर्दाश्त किया, फिर 1 साल हुआ, बेबी हुआ उसके, मैंने उसकी बेबी हुई, वो सी सेक्शन पर हुई, तो मैं उसके साथ हॉस्पिटल में रुकी। मैं उसको काम नहीं करने देती थी, मैं उसको काम नहीं करने देती थी, मैं अपने बच्चे भी संभालती थी, मैं हस्बैंड को भी देखती थी। यानी कि मेरी सास नीचे रहती थी, नीचे वाले पोर्शन में मेरी सास और देवर रहते थे, देवरानी रहती थी, तो देवरानी को भी जो है वो खाना वगैरह बनाना नहीं आता था, तो मुझे ही देना पड़ता था। मुझसे उसकी जब बेबी हुई तो फिर उसको घर लेकर आई, उसका मैंने सारा किया, हर चीज़ किया। मैंने अपना रूम उसके साथ, मुझसे मैंने अपना पूरा रूम उसको दिया, नहीं तुम इस रूम में रुको, मैं नीचे ज़मीन पे भी सो जाऊंगी, और तुम्हारा सी सेक्शन हुआ है, तुम यहाँ अपने रूम, मेरे रूम में रुको। मेरा फर्नीचर उसने 1 साल यूज़ किया, हर चीज़ मैंने उसको, मकसद किचन में भी नहीं जाने दिया, कुछ नहीं करने दिया। मैंने कोशिश करी कि मैं उसके साथ दोस्तों की तरह रहूं, मैं इसको दोस्त बना लूं किसी तरह, लेकिन कहते हैं ना कि वो सौतन ही होती है, और औरत औरत की दुश्मन होती है। और हकीकत है, ये मेरे साथ हुआ है कि वाकई में औरत औरत की दुश्मन होती है। उसको क्या चीज़ बुरी लगी, क्या चीज़ बुरी नहीं लगी, शायद मेरे हस्बैंड का मुझ पे अट्रैक्शन ज़्यादा उसको बुरा लगा कि ये इससे ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। फिर जब एक्सीडेंट हुआ तो मुझे ही सब कुछ करना था, फिर वहाँ सी सेक्शन हुआ हुआ, उनका भी मुझे देखना है, फिर मेरे अपने 2 बच्चे, तो वो होना था। तो इस चक्कर में फिर मेरी
एक दिन ऐसी लड़ाई हुई, अक्सर ऐसी लड़ाई क्या ऐसी बातें हुई कि वो फिर मेरी सास को थोड़ा सा मुझ पर रहम आया कि इसके साथ ज़्यादती हो रही है, फिर मेरे देवर को रहम आया, फिर उसने उन दोनों ने मिलकर मुझे कहा कि आप भाभी यहाँ से चली जाएं वरना ये आपके साथ जुल्म, क्योंकि वो मुझे मारती बहुत थी, मेरे पे हाथ बहुत उठाती थी। तो उस वजह से जो है ना क्या कहते हैं मुझे कहा गया, फिर मेरी सास को थोड़ा रहम आया। मैंने फिर उनको कहा, मैंने कहा आपकी भी घर खराब करवा दिया। मैंने कहा देखिए आपकी भी 3 बेटियां हैं, अल्लाह ना करे आपकी उन 3 बेटियों में से अगर किसी के साथ ऐसा हो तो क्या होगा। फिर मैंने अपने मामू से बात करी, मेरे मामू ने बोला आप डाइवोर्स दो और फ़ौरन आ जाओ, हम रख लेंगे। तरस थोड़ी आया है तो घर ही खराब फिर मेरी सास ने जो है वो थोड़ा बहुत मेरा सपोर्ट किया, नहीं मुझे आने नहीं दे रहे थे वहाँ से, मुझे बिल्कुल घर में रोका हुआ था, मुझे किसी से मिलने नहीं देते थे, मुझे किसी से बात करने नहीं देते थे। फिर क्या हुआ आगे? फिर उसके बाद जो है मेरे देवर ने और मेरी सास ने मिलकर मेरी डाइवोर्स करवाई। उन्होंने फिर मेरे मकसद डाइवोर्स तो होनी ही थी वैसे भी, क्योंकि वो मारपीट इतनी हो गई थी, उसने जब हाकी से मुझे मारा। तो आपके हस्बैंड कोई स्टैंड नहीं लेते थे? स्टैंड नहीं ले रहे थे, मेरे हस्बैंड बिल्कुल सुन हो गए थे। क्यों? क्योंकि जब मियाँ दूसरी औरत के हाथ में आ जाता बिल्कुल है, मुझे भी ये तो बात वो सारी आज तक मोहब्बत समझ में इज्जत नहीं भूल आई। जाता है। मुझे आज तक ये बात समझ में नहीं आई। बच्चे वहाँ से उनके दूसरी सेकंड वाइफ से उनके 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे। जी। और फिर आपसे उन्होंने कोई ताल्लुक भी नहीं रखा? नहीं, मुझसे कोई बच्चे ताल्लुक नहीं। वगैरह? बच्चों से उनका ताल्लुक है, मेरा बेटा माशाल्लाह से मिलता है उनसे। बेटी की जब शादी करी थी मैंने, जब वो बेटी की शादी में भी आए थे, क्योंकि मैं नहीं ये समझती कि मैं बाप से मिलने के लिए और रोकूं। आज जब आप उनको देखती हैं तो कैसे हालात है उनके, जो आपके एक्स हस्बैंड है? उनके हालात बहुत बुरे हैं। बस कार ये मकाफाते अमल है, ये मकाफाते ये मकाफाते अमल है, बिल्कुल सही कहा बीना जी ने कि ये मकाफाते अमल है, जैसा करोगे ऐसा भरोगे। आप अपनी अच्छी बीवी को रुलाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। उसका दिल दुखाते हैं, कभी नहीं हो सकता कि नहीं आने वाली आपको वो जिंदगी दे, वो आपकी जिंदगी बर्बाद करेगी और आप रोएंगे और आप फिर आपके पास वापसी का कोई रास्ता नहीं बचेगा। और मेन पॉइंट तो जब हुआ, जब मुझे बहुत ज़्यादा ये मकाफाते अमल वाली बात मुझे जब समझ में और ज़्यादा आई कि जब उन्होंने तीसरी शादी करी और जब वो 6 महीने बाद डाइवोर्स हुई, जब मेरी सौतन ने मुझे कॉल करके ये बात कही कि अब मुझे पता चला कि सौतन का दर्द क्या होता है। मैंने कहा पता चला? मैंने कहा मैं आपके साथ दोस्तों की तरह रह रही थी, मैं आपके साथ हर चीज़ शेयर कर रही थी, मैं अपने कपड़े शेयर करती थी, हर चीज़ आपको उठना बैठना मैंने सिखाया, खाना बनाना मैंने सिखाया। खैर ये सारी बातें हुई, फिर मैं अपनी मदर के घर आ गई। फिर मैं जब अपनी मदर के घर आई तो आपको पता है जब तलाक़ी याफ्ता लड़की अपनी माँ के घर आती है तो वो माँ भी बोलती है कि भाई कमाओगे तो बच्चे पालेंगे, ऐसे तो बच्चे नहीं पल सकते। इनका दूध की मेरी बेटी जो है वो 2.25 साल की थी जब मेरी डाइवोर्स हुई है। मेरा बेटा जो है वो 4.25 साल का था जब मेरी डाइवोर्स हुई है। बेबी एक्सपायर हो चुका था मेरा। जो आपका तीसरा आप प्रेग्नेंट थी? वो चौथा expire हो गया प्रेग्नेंट था? थी मैं चौथा बेबी प्रेग्नेंट अच्छा, थी। वो तीसरा वाला भी एक्सपायर हो गया जी, था और चौथा भी? चौथा भी। तो स्ट्रेस और टेंशन जी, होगी तो उसकी वजह से। स्ट्रेस ना असल मुझे में लगता है ऐसी जो औरतें इस तरह का सलूक करती हैं, घर बर्बाद और ऊपर आके, क्या वो खुश रह सकती हैं? कभी भी नहीं, हो ही नहीं सकता। कभी नहीं रह सकती। वो हमेशा बेसुकून रहती हैं, रोती रहती हैं और उनको हर इंसान से गिले रहते हैं कि उसने ये किया, उसने ये किया। वो ये नहीं सोचती, अपने गिरेबान में नहीं झांकती कि उन्होंने क्या किया है। पता ये नहीं वो मकाफात है औरतें उनके भूल क्यों जाती हैं कि कोई वहाँ ऊपर ऊपर भी बैठा बैठा हुआ है है। जो इस दुनिया की बागडोर चला रहा है, तो वो उनको लगता है कि वो जुल्म रस्सी कर नहीं, रस्सी देंगी। ना अल्लाह ने रस्सी छोड़ी हुई होती है, हाँ। जब खींचता है ना अल्लाह और ताला। निदा मैंने तो बहुत सारी ख़वातीन ऐसी भी देखी हैं जो किसी के आदमी को छीन लेती हैं, उससे शादी रचा लेती हैं, फिर वही काम कर रही होती हैं जो वो उन दोनों मियाँ बीवी की अट्रैक्शन होती है, या वो एक साथ बैठ के एंजॉय करते हैं, लाइक चाय पीते हैं या कुछ, वो ही कर रही होती हैं सेम और दिखा दिखा के कर रही होती है कि देखो कल तुम ये थी आज मैं ये हूँ। मतलब ये ये खुदा से जुल्म की भी कैटेगरीज होती है ना, जुल्म की तो कैटेगरीज होती है ना। एक होता है कि किसी ने थोड़ा बहुत जुल्म किया, ये वाला जो होता है ना कि ये जो बिट्रेयल ट्रॉमा है कि ये जो सौतनें आ रही हैं, शादियाँ कर रही हैं, या ये चीटिंग वुमेन है, ये मुझे लगता है कि ये ना जुल्म की सबसे हाईएस्ट लेवल है। इससे ज़्यादा ऊपर कोई जुल्म औरत के साथ कर नहीं सकती है। ये जो मिसोजिनिस्ट वर्ड है ना, जो हम लोग बहुत आम अल्फाज में यूज़ करते हैं, मिसोजिनी का मतलब क्या होता है? ग्रीक वर्ड से निकला हुआ है। मिसोजिनी का मतलब ही नफ़रत है, और जिनिस्ट हो गया या गायनी हो गया, मीनिंग इज़ विमेन, कि औरत से इतनी नफ़रत हो जाना कि आप ये भूल रहे हैं कि आप भी उसी जेंडर के हैं, आपके पास भी वही फीलिंग्स हैं, आप एक ज़िंदगी को ख़राब कर रहे हैं।
फ़िरौन भी तो इंसान ही था ना। लेकिन उसका अंजाम क्या हुआ था? हाँ एग्जैक्टली लेकिन ये वही चीज़ है कि इन्होंने अपनी आंखों पे पट्टी बांधी हुई होती है कि दे डू नॉट अंडरस्टैंड कि ये क्या अंजाम होगा। और मेरे पास इतने क्लाइंट्स आ रहे होते हैं निदा, इतने क्लाइंट्स आ रहे होते हैं, 90% चीटिंग के केसेस हैं। एंड द वुमेन व्हाट दे हैव डन विद अदर वुमेन, इट्स जस्ट अनबेरेबल कि आप सामने बैठकर सोच रहे होते हैं कि ये मुमकिन कैसे, जैसे अभी जो बता रही है ना ये, और अब बता रही हैं सारी विजुअलाइजेशन हो रही है ना कि वो पिट भी रही हैं हॉकी से, वो जो शौहर की भी 15 साल से। अच्छा आप देखिए वो बताते हुए भी ट्रॉमे में चली गई हैं। हाँ खाली वो नहीं, हम सब ट्रॉमे में चले गए। जबकि डिवोर्स हो गई है, खत्म हो गया रिश्ता, 17 अल्लाह ने years हो दिखा गए भी हैं। दिया इनको, और फिर मैंने भी बहुत स्ट्रगल किया, मैंने अपने बच्चों को उनके पैरों पे खड़ा किया। आज मेरी बेटी माशाल्लाह से मीडिया में काम करती है, उसकी मैंने शादी करी अल्हम्दुलिल्लाह कि ये और मैंने वर्थ इट है। जी बिल्कुल अपने बेटे को मैंने हाफिजुल कुरान बनाया, उसको मैंने बिजनेस स्टार्ट करके दिया कि आप बिजनेस करो अपना। वो अपने पैरों पे खड़ा हुआ है तो माशाल्लाह आप से। सारा वक्त क्या काम करती हैं? मैं मीडिया में होती हूँ अच्छा। माशाल्लाह से। मैं छोटे छोटे करैक्टर करती हूँ। बीना जी के साथ मैं मोहरा में थी माशाल्लाह से। मैं बहुत सारे ड्रामों में काम देखिए करती हूँ। कितना कभी कभार लोग मीडिया को मिसअंडरस्टूड करते ऐसा ही हैं। है। उन्होंने कितने घर संभाले हुए हैं, उन्होंने बिल्कुल। कितने लोगों के चूल्हे जल रहे हैं, कितने तो कोई प्रोफेशन बुरा नहीं होता कोई एक्चुअली। भी नहीं, अच्छे बुरे इंसान सब में की होते हैं। अपने ऊपर डिपेंड करती है। बिल्कुल अपने ऊपर डिपेंड करता अब है। आप मीडिया की वजह से आप अपने बच्चों का ख्याल भी रख सकिए, क्योंकि कभी काम होता है कभी नहीं होता, है ना। तो कब जब आप फारिग होते हैं तो आप अपना घर भी, किचन भी, बच्चों को भी देख लेते हैं। फिर आप अगर आप महीने में 15 दिन भी काम करते हैं तो आप 15 दिन आपको फरागत के मिलते हैं, जिसकी वजह से आप अपने बच्चों को लेकिन पता है, टाइम दे सकें। बिल्कुल एनी। लेकिन आपके केस में ना एक बात, हम खाली औरत पे तो बात कर रहे हैं, वो मर्द कैसा था। बात तो सिर्फ ये है कि वो मर्द कैसा था जो जुल्म होते हुए देख रहा था, चुप था। खुद उसने जुल्म किया एक्चुअली। वो लेकर आया सौतन को और देख रहा है कि उसकी बीवी यहाँ पे भी प्रेग्नेंट कर रहा है, वहाँ पे भी प्रेग्नेंट कर और रहा एक ही है। प्लेट में तीनों को खाना खिलवा रहा है, उसको लग रहा है कि वो तो इंसाफ ये कर रहा है। बेसिकली वो मर्द है जिसने और बेसिकली ये मर्द ना लेकिन अब मुझे एहसास होता है कि वो वाकई में साइको है। बिल्कुल 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 पता मुझे क्या अब कहते हैं, एहसास होता है। अच्छी औरतों के लिए अच्छे मर्द बने, बुरी औरतों के लिए बुरे मर्द बने। बिल्कुल। आपका जो उनसे छुटकारा हुआ है क्योंकि आप अच्छी औरत हैं और वो अच्छे आदमी नहीं थे। अदरवाइज अगर आपकी नेक बीवी है, अच्छी बीवी है, तो आदमी को पता होता है ये मेरी बीवी बहुत अच्छी है, सालेह है, खिदमत गुजार है, अच्छी है, नेक आप है। उस पे सौतन लाते तो हैं नेक औरतों के लिए नेक मर्द हैं। तो फिर वो अच्छी बीवी बुरी नजर आने लग जाती है, क्योंकि वो दूसरी तरफ अट्रैक्शन है। वो पूरा दिन वो दूसरी औरत उसके खिलाफ कर रही होती है, उसकी इच्छाइयों को दबा रही होती है। और खुदा ना खास्ता में जो लगता है सबसे गलत चीज़ जो आदमी करता है वो ये करता है, दूसरी औरत के सामने बैठ के वो अपनी बीवी की जब तारीफ़ करता है ना, मेरी बीवी तो ऐसी है, उसमें ये अच्छाई है, वो खूबसूरत है, वो दूसरी में हसद आना शुरू हो जाता है। अच्छा मैं ये सब काटूंगी। एक ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या औरत औरत की दुश्मन है? वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। औरत औरत की दुश्मन होती है और ये बात प्रूव करता है कि मतलब जो हमारा टॉपिक है वो हमने सही रखा है। और औरत दुश्मन क्यों होती है, ये वाली बातें भी आज हमें जानने का मौका मिल रहा है। सो हम नेक्स्ट माँ जबीन जो हमारे साथ बैठी हैं उनकी तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम माँ जबीन। अस्सलाम वालेकुम। जी ये जो यानी कि दुख भरी दास्तान कह सकती हूँ मैं। हम दो बहनें हैं, हमारी शादी हुई तो हम एक गरीब घरों में गए थे जैसे ना, लेकिन मेरे अब्बू का बहुत अच्छा घर, यानी कि बहुत अच्छा घर था, खाते पीते लोग थे, तो अब्बू ने हम दोनों को अपने घर में रख लिया था घर दामाद के तौर पे। अच्छा, घर दामाद के साथ? हाँ। यानी आपके हस्बैंड्स भी? हाँ हमारे यहीं रहते थे पोर्शन में। तो एक पोर्शन उनको दे दिया, एक मुझे दे दिया था, बाजी को और मुझे। बाजी की शादी को 10 साल हो गए थे और मेरी शादी को 7वां साल लगने वाला था। हम दोनों की औलाद नहीं थी। ओह। हम दोनों यही दुआ करते थे कि अल्लाह ताला किसी को तो दे दे। अब ऐसे हुआ 2-4 दिन से मेरी तबीयत इतनी ख़राब, मुझे वॉमिटिंग इतनी ज़्यादा। तो मैं डॉक्टर के यहाँ, जब भाजी ने कहा डॉक्टर को दिखाया, मैं डॉक्टर के यहाँ गई तो डॉक्टर ने मुझे बताया कि आपके यहाँ तो गुड न्यूज़ है, खुशखबरी है। हाँ। और मैं तो खुशी से वहीं पर रोने लगी। मैं घर आई, घर आके मैंने बाजी से कहा, तो बाजी का चेहरा, बाजी नहीं कहूँगी मैं उनको एक औरत कहूँगी। औरत औरत की कैसे दुश्मन होती है। जब मैंने बाजी को ये बात बताई तो बाजी का चेहरा एकदम उतर गया, फिर एकदम से सही हो गई ना। बहुत खुश हुई, मुझे गले लगा के प्यार करके, मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूँगी, ये वो करके। तो बस, लेकिन थोड़े दिनों में मुझे महसूस होने लगा कि मुझसे मेहनत के काम करवा रही हूँ।
और अभी मुझे डॉक्टर ने कहा था कि शुरू का मंथ है तो आप थोड़ा आराम कीजिएगा और और जल्दी 7 साल बाद हुई है जल्दी pregnancy। आइएगा हम मुझे चेकअप करवाने के लिए। तो बाजी मुझसे कहने लगी आज ना मेरे सर में बहुत दर्द है, आज कोफ्ते बनेंगे और सिल पे पीसेंगे, चॉपर में नहीं पीसना, तुम्हारे भाई को पसंद नहीं है। अच्छा भाई ठीक है, करते करते फिर ऐसा हुआ कि वो मेरी वॉमिटिंग बंद ही नहीं हो रही थी। जब मैंने डॉक्टर से कहा, उसने कहा बहुत सी ख़वातीन को ऐसा होता है कि वो 4-5 महीने तक नहीं बंद होती बंद होती है बिल्कुल। और एक दाना तक हलक में नहीं जाता है। तो बाजी मुझसे कहने लगी मैं तुम्हें ना एक काढ़ा बना के पिलाऊंगी जो अम्मी पिलाती थी बचपन में, तो वो ना उससे उल्टी बंद हो जाती थी। तो मैंने कहा कि देख ले, नहीं नहीं वो ठंडा काढ़ा होता है। तो मैंने कहा चलें ठीक है। अब उन्होंने मुझे दोपहर के टाइम वो काढ़ा बना के पिला दिया। जब वो काढ़ा बना के मुझे पिलाया तो मेरा दिल घबराने लगा एकदम से ना, ये क्या है क्या है। तो बाजी ने नहीं ऐसे ही होता है, ऐसे हो जाओगी। उसके बाद ये हुआ कि टाइम गुजर गया, रात हो गई, मैं सो गई। सुबह में 11 बजे बाजी ने मुझे उठाया, कहने लगी अभी तक सो रही हो तुम, देखो सुकून आ गया तुम्हें काढ़ा पीने से ना। तो और गिलास वही काढ़े का हाथ में उनके, कहने लगी अब ये नहार मुँह पीना पड़ेगा आपको। तो मैंने कहा नहीं बाजी कल मेरी बहुत तबीयत खराब थी, बहुत ख़राब है इसका टेस्ट, नहीं नहीं पीना पड़ेगा आपको। तो ज़बरदस्ती उन्होंने मुझे पिलाया, फिर उन्होंने मुझे नाश्ता करवाया। नाश्ता वाश्ता करवा के बस 1 घंटा मुश्किल से गुजरा होगा। हमें पेट में इतना दर्द, मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई। मैंने कहा बाजी मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है, मेरा दिल घबरा रहा है। नहीं नहीं कुछ नहीं होगा, सब सही हो जाएगा, सब सही हो जाएगा। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर मैंने अपने हस्बैंड को कॉल किया, उनको बुलाया, वो मुझे डॉक्टर के लेके गए। तो डॉक्टर ने बताया कि आपका जो बच्चा है वो ज़ाया हो गया है। और ये नहीं बताया कि कैसे हुआ? नहीं। आपने उनको बताया कि नहीं, तो जब मैं तो अपने होशानी ख़त्म हो गई एकदम से सुन के कि क्या हुआ ये। तो कहने लगी कि ना आपने क्या खाया क्या। मैंने कहा नहीं, मैंने तो अब उनको मैं क्या बताती कि मेरी अपनी सगी बहन एक औरत ने मेरे साथ ऐसा किया हसद में, जलन में कि उनकी औलाद है तो मेरी औलाद के लिए, हालांकि बहुत अच्छी बातें कर रही हैं, हम उसकी सालगिरह करेंगे, हम अकीका करेंगे, हम बहुत अच्छा उसको रखेंगे करेंगे। तो मैं बहुत खुश थी कि चलो बाजी भी खुश हैं। उसके बाद वो मेरा बच्चा और जो आपको था, कंफर्म है कि वो उस कहवे की वजह से कहवे ही की ऐसा- वजह से हुआ है। कहवे में कुछ ऐसी हाँ चीज़ें ना, डाली जाती बड़ी हैं जिसकी गर्म होती तासीर हैं। इतनी गर्म हो जाती है और वो प्रेगनेंसी को ख़त्म कर देती है। जी, जैसे कहते हैं ना आपको प्रेगनेंसी प्रॉब्लम में गर्म कहवे नहीं लेने होते। वो जब आप लोग 5 कावा 6 पिलाते हैं ना कि यानी आपकी 7 साइकिल साल रेगुलर के हो बाद जाए, मुझे खुशी इसीलिए। मिली थी। और मेरा दिल जानता है, मैं घर आई, मैं इतना रोई। मैंने बाजी से बोला, मैंने कहा आपकी वजह से हुआ। कह रही है क्या हो गया, पागल हो गई हो क्या, ऐसी कोई बात नहीं है। और कभी कभी अपने ही हमदर्द बन के आपकी जड़ें काट उसके बाद आपने फिर कभी कंसीव किया? के अलावा बात ये हुई, फिर उसके बाद मैं समझ गई कि बाजी का किया हुआ है। तो मैंने फिर अपने हस्बैंड से कहा, मैंने कहा हम अलग रह लेंगे, मैं थोड़ा खा लूँगी लेकिन मैं बाजी के साथ अब नहीं रहूँगी। बाजी से मैं अलग हो गई। उसके बाद मेरे 2 बेटे हैं माशाल्लाह से। और उसके बाद अब समझे 8 साल 9वां साल लग गया है, मैं अपनी बाजी से नहीं मिलती हूँ। उनके बच्चे उस हैं? औरत से, उनके बच्चे नहीं हैं उस, और मैं अल्लाह ताला ने सजा और दी। बाजी का तो मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल ही नहीं करती हूँ। मैं कहती हूँ इस औरत की वजह से हुआ। ये औरत की दुश्मन किस तरह हो सकती है, और वो बताएं भी सगी बहन। सगी बहन। मतलब कोई सोच नहीं सकता सगी बहन के बारे में। इस तरह उन्होंने मेरे आपकी साथ दुख दर्द की साथी होती हैं यार बचपन से, लेकिन इसका मतलब क्या ये वाली चीज़ हजम नहीं होती, क्योंकि जब माँ बहन इनके बारे में सोचते हो ना तो आपको एक बहुत अच्छी फीलिंग और एक एतबार आता है इन रिश्तों पर। तो क्या ऐसी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम उनके अंदर हो सकती है कि बहन बहन की हो दुश्मन बन सकती है। जाए? निदा इतना खूबसूरत सवाल पूछा है। आज की ना पूरी ये सवाल ही जो है ना आज के पूरे इस प्रोग्राम की ना समरी हो जाएगा। देखिए एक बात ये होती है कि रिश्ता तो हमारा है ना, बहन का रिश्ता है, हम भी यहाँ पे बैठे हुए हैं तो एक रिश्ता बन गया ना हमारा। हम क्यों रो रहे हैं? इसलिए रो रहे हैं क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो कनेक्शन आ गया, एक रिश्ता बन गया और ऐसा लग रहा है जैसे हम सब एक दूसरे को जानते हैं। बहुत कंपैशनेट सा एनवायरनमेंट है ये। तो वो रिश्ता है जो कनेक्टिविटी है, जो हमारी माँ के साथ भी है, बहन के साथ भी है, दोस्त के साथ भी है, जितने भी लोग हैं हमारे साथ। लेकिन हमें यहाँ पे ये फ्लैग्स, अपने रेड फ्लैग्स ये देखने चाहिए कि उस रिश्ते के अलावा उनका पर्सनालिटी डिसफंक्शनलिटी तो नहीं है, क्योंकि रिश्ता अलग है और रोल अलग है। रिश्ता फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी ये बहन है, मेरा इनके साथ बहुत अच्छा रिश्ता होगा, हम बहुत क्लोज़ हैं, बहुत अच्छे एक अटैचमेंट है। लेकिन रोल में अगर मैं डिसफंक्शनलिटी के रोल में आ रही हूँ तो शी हैज़ टू बी अवेयर कि हाँ ये मेरी बहन तो है, मोहब्बत का रिश्ता तो है, लेकिन इस डिसफंक्शनल रोल की वजह से मुझे अपने आप को प्रोटेक्टिव रखना है। थोड़ा Dysfunctional- समझाएं।
डिस्फंक्शनल बात रोल समझ क्या नहीं होगा? आई। मिसाल के तौर पर मेरे अंदर बहुत छोटी छोटी चीज़ों में हसद होगा, जो टॉक्सिसिटी का पैटर्न आ रहा है, बहुत छोटी छोटी चीज़ों में तो मैं ये क्या बहुत ज़्यादा पैदाइशी होगा या मेरे माँ बाप ने बचपन में कुछ ऐसा किया हुआ है? हर चीज़ माँ बाप पे हम हमारी, नहीं डाल सकते। parenting में? हमारे अपने डिफेंस मैकेनिज्म्स हैं, हमारी अपनी चीज़ें हैं, हमारी पर्सनालिटी इवॉल्व हो रही है। चॉइसेस अल्लाह मियाँ ने हमें दोनों दी हुई हैं देखिए, कि कुछ आप ऐसा है, टॉक्सिक हो और आप नॉन कुछ टॉक्सिक हो। लोग ऐसे होते हैं सनम, हम भी डूबेंगे और तुम्हें भी लेके डूबेंगे। हाँ। अब चाहे वो सनम कोई भी हो हाँ ना, कि अगर मेरी औलाद नहीं है तो इसकी कैसे हो सकती हाँ, तो वो फिर एक साइकोलॉजिकल पैटर्न आगे देखें। यहाँ पे अच्छा कर रही हैं, बहुत अच्छे अल्फाज कर रही हैं यूज़, क्या उनको बहन नहीं कह रही है, औरत कह रही है, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने साइकोलॉजिकल हद नहीं की है, उन्होंने क्रिमिनल एक्ट किया है, उन्होंने कत्ल किया है, कत्ल किया है। मर्डर में ये आएगा। और ऐसी बहुत सारी औरतें हैं जो ये चीज़ें कर रही होती हैं। टू ऑल द गर्ल्स हु आर प्रेग्नेंट, प्लीज़ उनको भी बहुत एहतियात करनी चाहिए कि हर का दिया हुआ टोटका और ये सारी चीज़ें ना आजमाएं, अपने डॉक्टर से मशवरा करें और अपने आप को बहुत प्रोटेक्टिव इस मोड में रखें। हाँ। तो बात जो अभी सवाल जो तुमने किया था ना, उसमें यही है कि आपको ये देखना होगा कि यार मेरी बहन तो है, लेकिन क्या नॉर्मल है? एक तो पर्सनालिटी पैटर्न जो टॉक्सिक है, अब टॉक्सिसिटी से ऊपर चलेंगे तो क्या मेरी बहन में नॉर्मल चीज़ें हैं या ये मुझे लगी है एबनॉर्मल रही है? देखिए, हमें सब नज़र आ रहा होता है, बिल्कुल नजर आ रहा है। हमें सब कुछ नज़र आ रहा होता है, हमें अपने पैटर्न्स अपने घर में भी नज़र आ रहे होते हैं। कोई जो है वो हर वक्त डिप्रेशन में पड़े हुए हैं, बिल्कुल। अब वो अपने तौर पे सोचेगा रिलेशनशिप तो है, लेकिन हमें उस रोल में देखना है कि डिप्रेशन में है, एंग्जाइटी में है, ये बहुत ज़्यादा एग्रेशन में आ रहा है, ये बहुत ज़्यादा शक्की है, ये कॉमन चीज़ें हैं जो हमारे अपनों में है, बिल्कुल। किसी और में नहीं, हमारे अपनों में है। तो वहाँ पे हमें कहीं ना कहीं बाउंड्रीज रखनी चाहिए, इस्टेब्लिश करना चाहिए कि रिश्ता तो है। अक्सर जैसे इन्होंने, इनकी बहन की औलाद नहीं थी तो बहन ने कहा चलो इसकी भी औलाद नहीं है तो हम दोनों का गम बराबर रहेगा, वो हमें और क्लोज करेगा। उन्होंने ये नहीं सोचा कि अगर इसकी औलाद हो जाएगी, एक ही घर में रहते हैं, तो मुझे भी वो ममता का अर्ज जो मेरे अंदर है वो मैं पूरा कर सकूं। साइकोलॉजिकल एबनॉर्मलिटी ने उनको इतना टेक ओवर कर लिया कि उन्होंने कहा कि कत्ल ही कर डालो, क्योंकि अगर आप देखें, छोड़ो ही नहीं। आप मतलब इसी तरह हमने बहुत कहानियां देखी हैं कि बहुत। दो बहनों का, एक का मियाँ जो है वो अच्छा नहीं है उसके साथ, दूसरे का मियाँ उसके साथ अच्छा है, मगर जिसका मियाँ जिस बहन के साथ अच्छा नहीं है वो दूसरी बहन के कान भरती है। जेलेसी सिंड्रोम आ रहा है। और आपको हाँ, भी है नजर ना? आ रहा होगा माजबीन, आपको नजर आ रहा होगा कि वो बहुत सारी चीजों में आपको रोक टोक करती होंगी, अथॉरिटी थी, पर पावर डिनाइल में कंट्रोल होगी ना कि मेरी था, सगी लेकिन हम बहन है। बिलीव नहीं करते ना लोग हाँ। इस रिश्ते को, जैसे तुम नहीं बता जाओ रही हो, डॉक्टर रिश्ते के इतने नहीं चाहे कब अहम है कि डॉक्टर हम तो ऐसे झूठ बोलते हैं, यूं करते हैं। देखिए वो कह रही है कि वो डॉक्टर क्या भी नहीं जाने देती थी, वो चेकअप तो इनको नजर आ रहा था, तो वहाँ पे नहीं था ना, यस मैं वो वक्त भूल नहीं सकती हूँ अब तक कि पहली मेरी औलाद थी, वो भी 7 साल के बाद। हाँ। दो बेटे हैं लेकिन वो बात दो बेटे जब आपके हुए, जो वो आपका ये जो पहले मिसकैरेज हुआ, उसके बाद कितने अरसे बाद आपने फिर कंसीव किया? मैं समझे 1.5 साल के बाद दोबारा। 1.5 साल के बाद कंसीव। आपने वो 1.5 साल का फैसला बहुत period अच्छा लिया कि अलग हो गई। नुकसान तो हुआ, लेकिन ये जो अलग हुई कि मैं दो जोड़े में भी गुजारा कर लूंगी, तो ये बहुत मगर वो अच्छा 1.5 साल decision का पीरियड कि वो ये सोचती होंगी बैक ऑफ माइंड कि क्या मैं फिर प्रेग्नेंट होंगी या नहीं होंगी, वो क़यामत होगी इनके लिए। वो 1.5 साल वाला पीरियड कि मैंने फिर प्रेग्नेंट होना है या नहीं होना। और अल्लाह मैंने उनको सजा दी कि उनकी औलाद हुई ही ही नहीं। अल्लाह ताला लोगों को 20-20 साल बाद शादी के देता है, औलाद औलाद से दे देता है। नवाजता है, बिल्कुल, बिल्कुल। पर वो हुई नहीं, क्योंकि देखे पहले तो किया है ना, शायद मेरे साथ बुरा चांस किया। होता, पहले तो शायद चांस होता कि कभी ना नेकी- कभी नेकी- कोई नेकी जो काम होती है, आती, नेकी काम आती है। लेकिन उन्होंने जो आपके साथ गुनाह कर डाला ना, तो वो और महरूम ये रह गुनाह गई। वो बाद में भी करती, गुनाह बाद में भी करती। ये तो ये था कि आप वहाँ से हट गई, अपने आप को बचा लिया, क्योंकि अगर वो हाँ, बच्चा सही पैदा हो भी decision बन जाता रही है। तो ऊपर बच्चे के तकिया मुंह पे रख दिया, कुछ कर दिया, क्योंकि क्रिमिनल और धक्का देखिए दे दिया। एग्जैक्टली, और क्रिमिनल कोई अलग से सींग लगा के नहीं आ रहे, वो भी हमारे आपकी तरह अच्छा ही मुझे इंसान एक है। बात बताएं, ऐसे लोगों को हम कैसे पहचाने? सारे मतलब रेड आपके फ्लैग्स नजर अपने आ रहे होते ये- हैं। निदा हमें अपनी आंखों को, कान को, नाक को, जिस्म के हर हिस्से को बहुत पता खोल चल करके रहा होता रखना है, लेकिन चाहिए। हम मोहब्बत में हमें इतने डूबे हुए बहुत होते हैं। एग्जैक्टली मोहब्बत में डूबे हुए होते हैं कि हम अंधे हो जाते हैं। माफ करते रहते कहते हैं, आखिरी गलती है अब माफिया। हम माफ नहीं करते हैं, हम अंधे हो जाते हैं और हम डिनाइल में होते हैं। माफ तो हम उस वक्त करेंगे ना जब हमें गलती का एहसास हो, हम कंप्लीट डिनाइल में होते हैं कि नहीं ये तो हो ही नहीं सकता। हम अपने आप को गैसलाइट कर रहे होते हैं कि नहीं यार हम शक्की हो गए, हमें हमारे साथ कोई प्रॉब्लम हो नेगेटिव, गई हम है। नेगेटिव तो नहीं हो रहे। हम बहुत ज़्यादा वो हो रहे हैं, हमें छोटी छोटी बात, हम इतने ओवर सेंसिटिव क्यों हो रहे हैं, जबकि हम ओवर सेंसिटिव नहीं है, हमें एक्चुअली नज़र आ रहा होता है, हम डिनाइल में चले जाते हैं। मेरे हस्बैंड मुझे कहते हैं ना कि अगर मैं जिस तरह हो जाती हूँ, क्योंकि हालात ऐसे हैं ना, तो कहते हैं तुम नेगेटिव पता नहीं क्यों हो रही हो। तो मैं नेगेटिव नहीं हो रही हूँ, मैं ये बता रही हूँ कि मुझे फील हो रहा है, नजर आ रहा है। इसको आप नेगेटिव कह रहे हैं, तो ये नेगेटिव नहीं है, मुझे फील हो रही है कि ये अब ये होगा। हाँ,
अब आप उसको नेगेटिव का सिर्फ दे दें। आंखों के लिए चश्मे नहीं होने चाहिए, वो लोगों को पहचानने के लिए भी वो चश्मे हमेशा पहनने चाहिए। लेकिन सगी बहन ना कैसे? लेकिन सगे तो रिश्ते भी आपके घर में आपकी बहनों के अलावा, आप दोनों बहनों के अलावा, आपके फादर हयात थे? नहीं नहीं, ना और अम्मी? फादर ना मदर, कोई भी नहीं। कोई भी नहीं था? अच्छा, नहीं, हम दोनों ही रह गए थे आप बस, दोनों तो ही हम रह उनके गए घर थे। में रहे। तो अच्छा है ना, देखिए इन्होंने ये नहीं सोचा प्रॉपर्टी ये वो, कुछ इन्होंने आपने अलग हो, और ये नसीहत है और लोगों के लिए कि आप अलग हो जाएं। आपने कहा मैं कम खा लूंगी मगर मुझे अलग कर दो, मगर कुछ औरतें ऐसी हैं बेचारी जो वो रहती ही रहती हैं। अगर वो ये सोचती ना कि भाई प्रॉपर्टी अब्बा की है, हाँ, हम दोनों की बिल्कुल, है, बिल्कुल। मैं तो नहीं छोड़ूंगी। बिल्कुल। इन्होंने वो घर छोड़ा तो ये औलाद इनको मिली। और मैं बताऊं आपको, वरना- पहले से ही अवेयरनेस होगी, क्योंकि फौरन वो इंट्यूटिव फीलिंग गई कि अच्छा वो कहवे में कुछ होगा तो मेरी यहाँ पे Exactly. वरना मिसकैरेज, ये भी डिनाइल हो सकता ये है। भी डिनाइल हो जाता कि नहीं ये तो अल्लाह की मर्जी नहीं थी। हाँ, अल्लाह की एग्जैक्टली। मर्जी नहीं थी। तो शुक्र है कि आपको इतनी वो हाँ। आ गई। और जो इतने शातिर होते हैं वो डिनाइल में डाल भी देते हैं, वो डाल कहते देते हैं, हैं gaslight "नहीं, करते मैंने हैं तो ना। ऐसा नहीं किया, ये तो वो अल्लाह की तरफ से गैसलाइट हुआ करते कि तुम शकी हो, तुम ये कर कैसे सकती हो तुम मेरे नेगेटिव साथ? कैसे हो सकती हो, मैं तो तुम्हारी सगी बहन हूँ, तुम कैसे कर सकती हो मेरे लोग साथ इतना ये? पोर्ट्रेट करते हैं अपने आप को हमदर्द और बहन पे अच्छा शौक। कि अगला बंदा समझता है मैं गलत हूँ। तुम्हारी सोच कितनी घटिया है। ये वो वाले बहुत कॉमन वर्ड्स है जो हम सुन रहे होते हैं अपने लिए। हाँ बिल्कुल। तो बुशरा हमारे साथ हैं, बहुत शुक्रिया आपका अपना एक्सपीरियंस हमसे शेयर करने के लिए, ताकि बहुत सारे लोगों की एक्चुअली आंखें खुलती हैं जब वो डिनाइल में होते हैं। और इस वक्त पता नहीं कितनी फैमिलीज हमें देख रही हैं और वो सोचेंगी कि नहीं नहीं बहन तो कर नहीं सकती ऐसा, बहन तो नहीं कर सकती। ये लेसन भी है सबके लिए। मैं भी ये सीखें। सोचती हूँ कि भाई बहन नहीं कर सकती ऐसा, क्योंकि मेरी जिस तरह की बहन है मैं तो साइको तसव्वुर एजुकेशन भी के नहीं लिए कर ये एक सकती। बेहतरीन प्रोग्राम है। ये भी तो हमारी जिम्मेदारी है ना कि हम साइको एजुकेट करें। हाँ बुशरा हमारे साथ। जी बुशरा, अस्सलाम वालेकुम बुशरा। बुशरा तो पहले ही रोती हुई आ रही है। हाँ। रती भी नहीं आ रही सबकी स्टोरीज, और फिर एक दिल पे लगती है। जी, ज़िंदगी की तल्ख हकीकतें दोबारा से रिवाइज करना अपने आप को ज़ख्मी करने के बराबर होता है। बिल्कुल सही बात है। तो इस वजह से जी मैं तो आपसे बुशरा हमसे अपनी क्या शेयर करेगी? जी मैं अपनी ऐसी तल्ख हकीकतें शेयर करूँगी। अपनी चचा की बेटी की ज़िंदगी की शुरुआत मोहब्बत भरे रिश्तों से हुई, जॉइंट फैमिली में आँख खोली, बहुत मज़ा आया, और चचा की बेटी से ही बहुत अच्छी दोस्ती हुई। उसके साथ उठना बैठना खाना पीना हर चीज़ पले बड़े साथ ही जी पले बड़े साथ, और पढ़ाई भी साथ की। अपने मुँह का निवाला भी निकाल के उसको दे देते थे कि कोई बात नहीं। वो हमेशा क्या कहते हैं, उनके बाबा बिज़नेस करते थे, मेरे बाबा कस्टम ऑफिसर थे, तो थोड़ा सा रहती थी परेशान कि इसके पास ज़्यादा है मेरे पास कम है। मैं कहती थी कोई बात नहीं यार, मैं हूँ ना, मेरा सब कुछ तुम्हारा है। मतलब आपके पास ज्यादा था उसके पास जी, कम? मेरे बाबा कस्टम ऑफिसर थे। वो अच्छा। उनके बाबा छोटा सा बिजनेस करते थे। मैं कहती अच्छा। थी सब कुछ तुम्हारा है, मेरा कोई इशू नहीं है, हर चीज़ मेरी तुम्हारी है, हर चीज़ देना हर चीज़ देना। फिर पढ़ाई के दौरान रिश्ता आ गया, रिश्ता भी अच्छा आया मेरा। तो जब रिश्ता अच्छा आया तो फिर शादी की तैयारियां हुई, इसी दौरान उसका भी रिश्ता आया, लेकिन वही कम पढ़ा लिखा बंदा, और उसका जो था उसकी जॉब भी इतनी अच्छी नहीं थी। और बस शादी की तैयारियां हुई, शादी हुई। शादी के बाद फिर बहुत अच्छी लाइफ गुजरी थी। अपना घर छोड़कर एक आदमी के साथ चले गए, सब कुछ लेकर अपना कि भाई अब इसी के साथ लाइफ गुजारनी है, क्योंकि फिर तो हमारे साथ एक हम हस्बैंड वाइफ ही हो जाते हैं ना। तो साथ 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 हर चीज़ उसको देना, हर चीज़ ट्रस्ट उसके ऊपर करना, हर चीज़ मेरी उसके ऊपर हो गई थी डिपेंड। फिर आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें कम होने लगी, बातचीत कम होने लगी। किससे हस्बैंड से मेरी हस्बैंड बातचीत से? कम होने लगी। बताती हूँ इसमें ना, अच्छा। बात कम होने लगी, थोड़ा फिर- खिंचाव आ गया। जी खिंचाव आ गया, टाइम कम देने लगे। फिर मेरी जो चचा की बेटी थी वो भी बहुत नाखुश थी अपने घर में, लेकिन बातचीत उससे भी रहती थी, आना जाना फिर भी वो हमारा बताती रहता थी था। कि वो नाखुश है अपने घर में? जी जी बताती थी, आपको हर चीज़ बताती शेयर थी? करती थी, हाँ। लेकिन ये नहीं पता था कि क्यों ना। उसके बाद फिर एक दिन उसने प्लान किया कि हम लोग कहीं चलते हैं। मैंने कहा ठीक है चलते हैं। प्लान किया, गई मैं उसके घर। मैं जाने लगी कि तो पहले उसने मुझे रोक दिया कि नहीं नहीं आज हम नहीं जा रहे, मैं नहीं जाऊंगी ना। उसको था थोड़ा, इसी तरह हर बार करती थी वो। फिर उस दिन मैंने कहा नहीं आज मैं इसको सरप्राइज़ करूंगी। मैं उसके घर चली गई सरप्राइज़ करने के लिए। उसके साथ बैठी, खाना वाना खाने लगी, कहने लगी मैं किचन से कुछ लेकर आती हूँ तुम्हारे लिए बनाकर। मैंने कहा ठीक है। जब वो किचन में गई तो उसका मोबाइल
मैसेज आया। जब मैसेज आया तो आई एम शॉक्ड। वो मैसेज मेरे हस्बैंड के थे। इत्तेफाक से उसका मोबाइल खुला हुआ था। मैंने जैसे ही उठाया, मेरे हस्बैंड की सारी उसके अंदर चैट खुलकर आ गई। उनका जो ताल्लुक़ था काफ़ी अर्से से चल रहा था, बातचीत हर चीज़ ना, तो मैं बहुत शॉक्ड हो गई। मैं तो अपने मुँह का निवाला देने वाली, इसको हर चीज़ देने वाली, और ये इसने मेरे हस्बैंड के साथ मतलब इस तरह। तो मैंने उससे कहा कि ये तुम क्या कर रही हो? तो कहने लगी तुम्हें गलतफहमी हो रही है, कोई ऐसी बात नहीं है, ये तुम गलतफहमी हो गई है। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। देखो मैं घर चली गई ना नाराज़ हो के। जब मैं घर चली गई मैंने अपने हस्बैंड से शेयर किया, तो कहने लगे तुम इस तरह से बोल भी कैसे सकती हो, ये वो फलाना। मैंने कहा मैं खुद देख कर आई हूँ, आंखों देखा तो देखो, मैं बिल्कुल नहीं बर्दाश्त कर सकती। 2-3 दिन तक चलती रही लड़ाई। तीसरे दिन कहने लगी कि तुम्हें रहने तो रो, वरना मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूँगा। मैंने कहा इतनी सी बात पे? कहने लगे हाँ मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूँगा, और डिवोर्स दे दी। बस फिर उसके बाद अलग मैं अपना सब कुछ छोड़ के एक आदमी के लिए गई, उसके पास रह गई। और चचा की बेटी? चचा की बेटी पता नहीं अब उनके ताल्लुकात है या नहीं, शादी उससे मेरे हस्बैंड से की या नहीं, मैंने कोई ताल्लुक नहीं रखा। तो आपने अपने अब्बू को बताई ये बात? अब्बू नहीं है मेरे। अब नहीं रहे? तो इस वाक़े को कितना अरसा हुआ है? 10 साल हो गए। 10 साल हो गए ना, लेकिन ये वो वाले ज़ख्म है जो जब भी खुलते हैं उतनी ही तकलीफ आपके देते बच्चे हैं? एक बेटी है मेरे साथ ही रहती है, 10 साल की। 10 साल की बेटी है मेरी। और बेटी से भी कोई ताल्लुक़ नहीं है वालिद का? नहीं, एक आदमी इतनी आसानी से छोड़ देता औरत को। लेकिन ऐसे आदमी गुड रिडन्स होते हैं, अच्छा ही होता है जान छूट जाए ऐसे लोगों से। ये देखें डबल बेट्रेयल इफेक्ट आता है। बेट्रेयल ट्रॉमा ये आता है कि जिसके लिए सबसे ज़्यादा आपने ये इसके अपने मुंह का निवाला आप वहाँ पे दे दें, एक वो ट्रस्ट रुका, और फिर ये ट्रस्ट है कि जिसके लिए आप सारी ज़िंदगी जो है अपना घर बार छोड़ छाड़ कर आप वहाँ पे आए, और दोनों ने मिलकर आपको बेट्रेयल दिया। मैं आपको एग्जांपल दूं कि बेट्रेयल ट्रॉमा करता क्या है। बेट्रेयल ट्रॉमा ऐसा होता है कि आप पहाड़ की चोटी पे बैठे हुए हैं और नीचे एक शख्स जो है ना वो रस्सी पकड़कर ऊपर आ रहा है, और आप उसको बोल रहे हैं आ जाओ ऊपर आ जाओ, सब सही है सब सही है, और आप उसके भरोसे पे रस्सी चढ़ते हुए ऊपर आ रहे होते हैं। जब आप बिल्कुल ऊपर पहुंचने वाले होते हैं वो रस्सी छोड़ता है और आप ऊपर से नीचे जब आके गिरते हैं तो आपकी जिस्म की एक एक पसली टूट जाती है। माइंड जो होता है वो इमोशनल अब्यूज़ और फिजिकल अब्यूज़ में फ़र्क कर ही नहीं सकता। आपको एक्चुअली ऐसा ही फील हो रहा होता है कि आपकी एक एक पसली टूट चुकी है। रिश्तों पर से एतबार उठ गया, बिल्कुल उठ जाएगा बस। क्योंकि जिन दो रिश्तों पे एतबार किया उन्होंने ने तो धोखा दिया आपको। लेकिन मुझे ये बताइए कि अगर इस तरह की सिचुएशन हो जाए तो फिर उस ट्रॉमे से कैसे निकलना चाहिए? ये तो पर एक्सटेंसिव थेरेपी होती है कि किस ट्रॉमे से निकले। जो एक छोटी सी बात यहाँ पे यही होती है कि अब तो ये चीज़ हो गई है, लेकिन उस चीज़ का भी फिर हमें बड़ी मुश्किलों से एक पॉजिटिव साइड इफ़ेक्ट देखना होता है, और पॉजिटिव इफ़ेक्ट ये देखना होता है कि अच्छा हुआ जान छूट गई। ये शख्स उस वक्त भी धोखा देता, ये शख्स 10 साल बाद भी धोखा देता, और ये जो चचा की बेटी है ये बचपन से ही इस तरह की थी, ये आगे भी किस किस तरीके से आपको तकलीफ़ देती, तो अल्लाह मैंने खुद ही जान छुड़वा दी दोनों चीज़ों से। जख्म देखे ना 10 साल बाद भी जो है ना वैसे की वैसे ही है। क्योंकि ये वाली तकलीफ वो होती है, आप बूढ़े भी हो जाएंगे, ओह यस, अब जब भी इसको डिस्कस करेंगे आपके वो जख्म ताज़ा होंगे और वहीं पहुंचेंगे। एक चीज़ें औरत बहुत गलत करती हैं। मेरी भी एक बहुत पक्की दोस्त, उसके हस्बैंड से उसकी कुछ अरसे पहले डिवोर्स हुई, एक बच्चा उन दोनों का। वो उसकी चचा की बेटी मुस्तकिल आती थी उसके घर रहने के लिए। उसकी चचा की बेटी डिवोर्स थी, तो कुछ अपने अब्बू से लड़ाई हो गई, तो अपनी चचा की बेटी के घर आ गई रहने के लिए। तो अब जो मेरी दोस्त है वो जॉब करती थी, वो उसके जॉब की जो टाइमिंग्स थी, उस वक्त मियाँ घर में होता था, कभी बच्चा होता था, कभी खुद ले जाती थी, तो चचा की बेटी उधर ही होती थी। अब चचा की बेटी ने ज़्यादा आना जाना शुरू कर दिया। तो मेरी दोस्त से कहे कि मैं आ रही हूँ तुम्हारे घर रहने के लिए। उसने कहा कि भाई मैंने तो जाना है जॉब पे, मैं तो होंगी नहीं। हाँ कोई मसला नहीं है, मैं रह लूँगी, समंदर के करीब रहती है वो, तो मैं रह लूँगी यार, तुम्हारा घर इतनी अच्छी जगह है। उसने पकड़ा के उसके मियाँ का और चचा की बेटी का अफेयर चल गया, खाली घर था पीछे, ओवर ट्रस्टिंग थी। उसने बुला लिया। तो ऐसे भी बहुत आपने देखे हैं दुनिया में, जिसके खुद मौका दिया, भाई आप अकेले छोड़ के क्यों ऐसे लोगों को जा रही हैं। वो डिवोर्स्ड है, उसको एक मौका चाहिए, एक सहारा चाहिए। आपका मियाँ जो है वो ऐसे अकेला बैठा हुआ है घर में,
बिल्कुल सही। तो उसके मैंने लिए ये- खाने पक रहे हैं। और मैंने ये अक्सर देखा है, जो ख़वातीन अपने घर में खुश नहीं होती वो दूसरों के हंसते बसते घर घर को जल्दी उजाड़ उजाड़ देती देती है, बिल्कुल। दूसरी बात, जब शादी हो जाती है ना, तो वो जो कज़न से दोस्ती या आपकी बेस्ट फ्रेंड्स होती हैं, उनका थोड़ा मिलना जुलना थोड़ा ऑटोमेटिकली नहीं। कम हो जाता है। हाँ। अगर आप उनको अपने घर में घुसा रही हैं, वो रहने भी आ रही हैं, कोई बाउंड्रीज आपने तो रखी भी नहीं है बाउंड्रीज ना। रखना और बहुत बिनेश, बात जरूरी ये है। नहीं होती कि हमारे खाली मजहब खुशी में है की। ये। मुझको तो ये भी लगता है हाँ। कि एक औरत की डिग्निटी और ग्रेस भी तो होती है कि चलो यार, मेरे जितने भी दुख है, मेरे जितने भी गम है, मैं उनको अपने लिए ओन करूं, उस डिग्निटी के साथ उनको एक्सेप्ट करूं। मैं जाके दूसरों के ऊपर तबाही हाँ। क्यों कर रही हूँ। ये वही है ना कि रिवेंज वाला आता है कि अगर मैं दुखी हूँ तो बिल्कुल। मैं अपने बदले में किसी को भी नहीं खुश रह रही। और बदले की आग होती है, इसीलिए वर्ड है कि बदले की आग में सब कुछ जल जाता है। बाज़ ख़वातीन के अंदर रिवेंज पल जाता है, वो कहती है मेरे साथ ये हुआ तो वो क्यों खुश है, उसके साथ भी ऐसे ही होना चाहिए। एक तो वो छोट- खेल खेलती रहती हैं। एक ब्रेक के बाद देखते रहिए कि औरत की दुश्मन और कैसे कैसे हो सकती है। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हम आज आपको यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि औरत की दुश्मन है, इसमें सदाकत है, इस जुमले में सदाकत है। मगर अपनी आंखें खुली रखें, ज़िंदगी ऐसे गुजारें कि चौकन्ना होके गुजारें, कि हर किसी पे ट्रस्ट ना करें और कोशिश करें कि आप किसी की दुश्मन ना बनें। और अगर गलती से जाने अनजाने में बनने लगी हैं तो अपने आप का सबसे बड़ा क्रिटिक आप खुद हैं। आईने में देखें, अच्छाई बुराई ये सब चीज़ें देखें। अगर आप अपनी क्रिटिक होंगी तो आपसे कोई ज़्यादती नहीं हो पाएगी, क्योंकि कभी कभार इंसानों को ना एक सर्टन एज में जाके ये रियलाइज़ होता है कि मुझसे ज़्यादती हो गई। फिर वो बुढ़ापे में जाके अपनी दिवरानी, जेठानी, बहू, सास, उनसे माफ़ियाँ तलाफियाँ कर रही होती लेकिन हैं। वो जो वक्त गुजर जाता है वापस नहीं आता। फिर आपको पता भी नहीं होता कि, और तब आपको जब अल्लाह मियाँ वो कहते हैं ना मकाफाते अमल, जब आपको तकलीफ़ और दुख मिलता है तो आपको एहसास होता है कि आपसे ज़्यादती हो गई है और शायद ये उसकी सज़ा है जो आपको अब भुगतनी पड़ रही है। तो क्यों ना आप वक्त से पहले रियलाइज़ कर लें और अपनी गलती सुधारने में कोई यार नहीं, बल्कि अल्लाह ताला भी उन शख्स को पसंद करता है, उन अशखास को जो अपनी गलती तस्लीम करते हैं और उसको सुधारते हैं और उसकी माफ़ी तलाफ़ी करते हैं। ज़ाहिर है जो कहानियाँ हमने सुनी हैं वो एक दम कहते हैं ना हैरान कर देने वाली हैं, क्या ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ऐसा होता है। ये सारी जो इनकी तो ज़िंदगियाँ हैं, हमें ये शायद कहानी लग रही है, लेकिन ऐसा होता है। और इन्हीं ज़िंदगियों पर फिल्में, ड्रामे, ये सब चीज़ें बनती हैं। तो मेरा ख़्याल से ये सारी बातें आपकी आंखें खोलने के लिए, क्या आप कोई ऐसी नन तो नहीं है जो जिससे जाने अनजाने में ये गलती हो रही है कि वो अपने प्यारों का घर बर्बाद कर रही है सिर्फ अपने चस्कों की खातिर, सिर्फ अपने मतलब की खातिर? क्या आप कोई ऐसी बहू तो नहीं है जो एक बेटे को माँ से अलग कर रही है सिर्फ अपने होल्ड की खातिर, ये सोचे समझे बगैर कि उस माँ ने उस बेटे के लिए क्या क्या कुर्बानियाँ दी होंगी? क्या आप ऐसी बहन तो नहीं है, क्या आप ऐसी सास तो नहीं है कि आप अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए अपने बेटे का घर बर्बाद करिए, उसको उसके बच्चे, बीवी, इन सब से अलग कर रही हैं? क्या आप अपनी बहू पे जुल्म तो नहीं करें जाने अनजाने में, उसको घरदारी सिखाने की आड़ में? ये सोचने का मुकाम है। क्या औरत की दुश्मन है? क्या आप अपनी सगी सहेली के हक पे डाका डाल रही हैं? क्या आप अपने दोस्त की ज़िंदगी बर्बाद कर रही हैं? क्या आप एक नादान दोस्त हैं जिसकी नादानी की वजह से उसकी अपनी दोस्त की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है? प्लीज़ पहले अपने आप को आईने में जाके देखें और देखकर अपने आप को एनालाइज करें। आपको आपकी शक्ल, स्किन, बाल, घराना, पहनना ओढ़ना नज़र आता है, लेकिन जो इन सब चीज़ों से ज़रूरी है आपका ज़मीर, आपका अंदर, आज उसको टटोलें कि आप कितने पानी में हैं। शायद आप अपने आप को खुद सुधार सकें, क्योंकि जब शऊर आ जाता है ना तो आपको कोई और नहीं सुधारता, आप अपने आप को खुद सुधारते हैं। थैंक यू सो मच आप लोगों के टाइम का और आप लोगों के मशवरों का। थैंक यू सो मच। तो एक छोटा सा ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।
वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जिस तरह आजकल गर्मी पड़ रही है उस पर स्किन पर चिपचिपाहट, और जिसकी ऑयली स्किन है हाय वो उसका तो बुरा हाशर हुआ हुआ है, क्योंकि आप मुंह धो के घर से निकलते हैं और अगर आपने फेस पे कुछ अप्लाई नहीं किया हो यानी सन ब्लॉक, तो फिर आप परी नहीं पूरी लगने लगते हैं। बिल्कुल यही बात। और आज इस टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए डॉक्टर सबा ताहिर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर कैसी हैं आप? आई एम गुड, हाउ आर यू? बिल्कुल ठीक। समर में इतनी प्रॉब्लम वाली स्किन क्यों हो जाती है? निदा, पाकिस्तान में जिस तरह की गर्मी पड़ती है, स्वेटिंग, हीट, पोल्यूशन स्किन को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। सो स्किन केयर जो है सीज़न के अकॉर्डिंगली चेंज करनी चाहिए। समर्स में आप जो स्किन केयर आप रख रहे हैं वो लाइट वेट एंड स्किन फ्रेंडली, हमारे एक्सपर्ट भी यही रेकमेंड करते हैं। सबसे ज़्यादा स्किन में जो मेन इश्यूज़ होते हैं वो स्वेटिंग, डल स्किन, ऑयल, एक्सेस ऑयल होना, पोर्स क्लॉग होना, टैनिंग, यही मेन कॉमन इश्यूज़ हैं। So Saniderm has a wide range to solve all these concerns. उनमें जिनकी ड्राई या सेंसिटिव स्किन है या आप एस क्लेंजिंग करते हैं और आपकी स्किन ड्राई हो जाती है ओवर क्लेंजिंग की वजह से, सो आप उसके लिए हाइड्रेटिंग फेस वॉश विच इज़ दी Saniderm हाइड्रेटिंग फेस वॉश ये आप यूज़ कर सकते हैं। ये आपकी स्किन को जो है हाइड्रेट करता है। वाई? बिकॉज इट हैज़ 2 मेन इंग्रेडिएंट्स, वेरी अमेजिंग। हाइलुरोनिक एसिड जो कि मॉइस्चर मैग्नेट की तरह काम करता है, एंड कोकोनट एक्सट्रैक्ट ये लॉक करता है और थ्रू आउट द डे आपकी स्किन हाइड्रेट रखता है। अच्छा। और अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है, पोर्स क्लॉग हो रहे हैं या ब्लैक हेड वाइट हेड्स का इशू है, आप Saniderm प्योरीफाइंग फेस वॉश यूज़ करें। इट इज़ वेरी हेल्पफुल। वाई? बिकॉज इट हैज़ 2 वेरी अमेजिंग इंग्रेडिएंट, दैट इज सैलिसिलिक एसिड एंड विटामिन ए। ये पोर्स की डीप क्लेंजिंग करता है, ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स को रिमूव करता है और फ्यूचर में आने वाले जितनी एक्नी होती है ब्रेकआउट से उससे प्रिवेंट करता है। ओके। अच्छा, एक्सफोलिएशन क्यों ज़रूरी होती है स्पेशली समर में? इसका रोल क्या है बेसिकली? एक्सफोलिएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बट इन अ कंट्रोल वे। अगर समर्स में देखें, स्वेटिंग, सनस्क्रीन, मेकअप, ये सारी चीज़ें जब कंबाइन होती हैं आपकी स्किन ऑटोमेटिकली डल लगती है। ठीक है, तो डेड स्किन को रिमूव करने के लिए हमें एक प्रोसेस तो करना, दैट इज़ एक्सफोलिएशन। एक्सफोलिएशन का मतलब यही होता है कि आपकी स्किन से डेड स्किन को रिमूव करता है और एक न्यू स्किन आ जाती है। ठीक है, तो उसके लिए Saniderm एक्सफोलिएटिंग फेस वॉश, इसमें जो है 2 ऐसे मेन इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि नंबर 1 इन कूल वोल्केनिक रॉक सैंड, ये स्किन को जेंटली पॉलिश करता है। ठीक है, डेड स्किन को रिमूव करेगा और स्किन विजिबल हो जाएगी न्यू। एंड अदर इंग्रेडिएंट इज़ कीवी एक्सट्रैक्ट, जितने डार्क स्पॉट्स होते हैं उसको फेड करेगा। एलोवेरा एक्सट्रैक्ट सबसे लास्ट में इसलिए इंक्लूड किया गया है क्योंकि अक्सर एक्सफोलिएशन हम करते हैं स्किन सेंसिटिव हो जाती है, उसको सूद करने के लिए। तो इसको डेली यूज़ कर सकते हैं? एक्सफोलिएशन को हफ्ते में सिर्फ 1 से 2 दफ़ा इस्तेमाल करना है, क्योंकि अगर आप ओवर एक्सफोलिएशन करेंगे स्किन सेंसिटिव हो जाती है। ओके ओके ओके। अच्छा, आप सनस्क्रीन के ऊपर बात करते हैं, ये क्यों ज़रूरी है? सनस्क्रीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप कुछ नहीं करें, सनस्क्रीन इज़ लाइक अ मैजिक फॉर योर स्किन। आपके 50% जो इश्यूज़ होते हैं वो सनस्क्रीन से रिजॉल्व हो जाते हैं। सो ये बहुत एक मिसकॉन्सेप्शन है कि अगर हम घर के अंदर हैं हमें सनस्क्रीन लगाना है कि नहीं लगाना। अगर आप घर के अंदर हैं या बाहर हैं, सनस्क्रीन आपने लगाना है। ठीक है, और क्योंकि पाकिस्तान में जिस तरह की गर्मी पड़ती है, सन एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होता है, तो उसमें सनस्क्रीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, हर लड़की जो है ना वो ग्लोइंग स्किन चाहती है, तो वो ये कैसे अचीव करे? देखिए, ग्लोइंग स्किन के लिए अगेन यही बात, आप अपनी स्किन केयर में लाइट वेट और स्किन फ्रेंडली प्रोडक्ट करें। सो Saniderm के पास बड़ी अमेजिंग प्रोडक्ट अवेलेबल, दैट इज़ द ग्लोइंग Saniderm ग्लोइंग क्रीम। ठीक है, इससे क्या होता है कि इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो एबोडिया फूड एक्सट्रैक्ट, ये नेचुरली पिगमेंटेशन को प्रिवेंट करता है और जितने इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस हैं लाइक हीट है, पोल्यूशन है, उससे प्रोटेक्ट करता है। अदर इंग्रेडिएंट इज़ सोफोरा फ्रूट एक्सट्रैक्ट। ये क्या करता है, ये आपकी स्किन को ब्राइटन अप करता है। अच्छा, इसका ये अच्छा, और ऑयली स्किन वाले जो हैं वो इसको यूज़ कर सकते हैं? बिल्कुल, ऑयली स्किन वाले भी यूज़ कर सकते हैं, बट इन अ कंट्रोल वे। आपने पी साइज़ जितना इसको अपने फेस पे अप्लाई करना है, और इसकी ख़ास बात ये कि ये बहुत लाइट वेट है, तो ये बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं फेस पे आता। हाँ। अच्छा, अब ये बड़ा मसला होता है कि स्पेशली आपका कोई इवेंट है दूसरे दिन, अब करीब ही ईद आ रही है, चांद रात पे आपको नज़र आता है कि भाई ये एक पिंपल निकल आया, मतलब
बिन बुलाए मेहमान की तरह आपके फेस पे आ जाता है, फिर आप क्या करें? अच्छा, पिंपल तो कभी भी बता के नहीं आता, ये किसी को भी निकल आता है। तो मैं हमेशा हर किसी को कहती हूँ कि आप अपनी मेकअप किट में इसको मैं एक एज ए इमरजेंसी किट कहती हूँ, सेनिडम पिंपल पैच। हाँ। इट वर्क्स रियली वेल। अगर ये आपके पास कभी भी अगर आपको पिंपल निकल आए, आप इसका छोटी सी जो है अपने पिंपल के साइज़ के अकॉर्डिंगली अपने अप्लाई कर लें। हाँ। इट इज़ ट्रांसपेरेंट, इनविजिबल, इसके ऊपर अगर आप मेकअप लगाएंगे नज़र नहीं आता। और सबसे अच्छी बात जो हर किसी की आदत होती है ना, टच करने की, तो पिंपल पॉप नहीं होता। ये सिर्फ ट्रांसपेरेंट शीट नहीं है, ये आपकी पिंपल को हील करता है। नेक्स्ट मॉर्निंग में आप खुद देखेंगे आपका पिंपल जो है वो रिड्यूस हुआ होगा। मतलब कम हुआ हुआ बहुत अच्छी बात है इस पिंपल। अच्छा, कोई एक अच्छी नाइट रिजीम बताएं जो सेनिडर्म की प्रोडक्ट्स की हो। नाइट रिजीम पे देखें, ओवरऑल आपको स्किन जो है वो रिजीम रखनी पड़ती है। नाइट क्रीम के लिए अगर आपकी ऑयली स्किन है या एक्नी प्रोन है, या ऑल स्किन टाइप पे आप ये ग्लोइंग क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, बिल्कुल ठीक है। और सुबह के लिए क्या होगा? मॉर्निंग में सनस्क्रीन और फेस वॉश। सनस्क्रीन सो सेनिडर्म का ये सन प्रोटेक्शन क्रीम है। इट्स वेरी लाइट वेट, ये ऑल स्किन टाइप वाले यूज़ करते हैं। अक्सर सनस्क्रीन होते हैं जो वाइट कास्ट छोड़ देते हैं, बट इनकी सनस्क्रीन की अच्छी बात ये है कि इट इज़ वेरी लाइट वेट, ग्रीसी फील नहीं होता। और अगर आप मेकअप भी लगा रहे हैं, मेकअप के नीचे ये बहुत ईजीली जो है वो वर्क करता है। सटल मेकअप लगता कौन है। से एज ग्रुप से आप ये सन ब्लॉक शुरू कर सकते हैं? ये आप 15 ईयर्स ऑफ एज से स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है। और कोई एडवाइस देना चाहेंगी इन गर्मियों के हवाले से? फाइनल एडवाइस आपकी व्यूअर्स को क्या होगी? माई फाइनल एडवाइस इज़ लेस इज़ मोर। जितनी आपकी स्किन केयर जो है वो मिनिमम होगी समर्स में, अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप होगी, तो वो उतनी एडजस्ट होती है स्किन में। एक अच्छा क्लेंजर रखें, एक अच्छा हाइड्रेटिंग फेस वॉश रखें, और साथ में प्रोटेक्शन के लिए सनस्क्रीन रखें, और एक और चीज़ पिंपल पैच जो कि इमरजेंसी किट के। तो सेनिडर्म के पास ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। और अब चूँकि ईद आने वाली है, ईद से पहले सबको ये होता है ग्लो आ जाए, प्रेप हो जाए, तो अभी से अगर आप स्टार्ट करते हैं तो ये तो आपकी एक फुल स्किन केयर प्रेप है, एक रूटीन आपकी बन जाएगी। तो ईद का थोड़े दिन है और आपको लगता है कि Exactly. ईद तक हम मैनेज कर लेंगे, अच्छा यस, यू कैन ईजीली मैनेज। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। तो जी, ये था आज का प्रोग्राम। उम्मीद है आपने बहुत कुछ सीखा होगा, समझा होगा। बस ये समझाना आपको अपने आप को है कि क्या आपके साथ, आप किसी के साथ ज़्यादती तो नहीं कर रही। अपने आप को टटोलिए, आपको 24 घंटे का मौका देते हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, खुदा हाफिज़।